बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एटन और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसी के साथ आज हमारे साथ कुछ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनका तारुफ करवाती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी खिजरा आरिफ, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, हमेशा हमारे शोज़ में आती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी मोहम्मद फरहान जफर, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही आज जो हम खिजरा से टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो आपको पता है कि क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हैं तो आजकल जो हमारा जो मेन इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि साइकोलॉजिकल इश्यूज हमारे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो रही हैं, जहनी तौर पे सुकून नहीं है, लोगों को डिप्रेशन भी है, एंजाइटी भी है और डिफरेंट चीज़ें भी हैं जो कि हम आज खिजरा से डिस्कस करेंगे और खिजरा से जानेंगे कि ऐसा क्या क्या इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं डिप्रेशन और एंजाइटी के अलावा भी जो लोगों को बीमारियां लाहक होती हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, एहतियात कैसे कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें डिस्कस होंगी और इसके साथ ही फरहान से हम डिस्कस करेंगे आज ई कॉमर्स के हवाले से। एक तो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से जानेंगे, जिस तरह हमारे नौजवान हैं और जिनके अकाउंट्स बने हुए होते हैं उनके अकाउंट्स बंद हो जाते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उनके अकाउंट्स दोबारा कैसे खुल सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम आज फरहान से जानेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो खिजरा, इस टाइम सबसे जो मेन हम कहते हैं ना कि जहनी सुकून कैसे हासिल करें, एक तो ये हम लोगों का सबसे बड़ा है। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसकी वजूहात भी बहुत सारी हैं क्योंकि हमारे इस टाइम जो मुआशी और मुल्की सियासी सूरत हाल भी चल रही है ये भी हमें बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा, हम अगर बात करें सबसे पहले कि हम हमेशा बात करते हैं डिप्रेशन पे, एंजाइटी, ये कॉमन से हैं जो एक तरह से फैशन भी है, ये हर किसी के मुंह पर है ये दो लफ्ज़, तो वो समझते हैं कि यही सारा कुछ है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बेसिकली एंजाइटी या डिप्रेशन नहीं होते। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वो होती हैं जिसमें आपके मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही होती है किसी भी वजह से। वो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, वो आपके पर्सनल फैक्टर भी हो सकते हैं, वो सोशल फैक्टर भी हो सकते हैं और इसके अलावा उन फैक्टर्स का आपकी अपनी ज़िंदगी के बाकी चीज़ों से भी ताल्लुक़ होता है। जैसे कि सुसाइड जो है एक बहुत आम समझ आने वाला ऐसा एक मसला है जिसको कहते हैं कि डिप्रेशन के बाद सुसाइड होती है। अच्छा, अब एक नॉर्मल डिप्रेशन में सुसाइड नहीं हो सकती। जब डिप्रेशन का एक स्टेज ऐसी आती है जो बहुत हाई होती है, उसको बोलते हैं मेजर डिप्रेशन, जिसमें आपकी रिकवरी इम्पॉसिबल होती है। अब कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जिनकी रिकवरी हो सकती है, रिकवरी इन द सेंस कि उनकी मैनेजमेंट हो सकती है, क्योर हो सकते हैं वो प्रॉब्लम्स, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो क्योर नहीं हो सकती, जैसे उनकी सिविरिटी का बढ़ जाना। अब यहाँ पर आजकल सबसे ज्यादा परसिस्ट करने वाली प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, और या ऑब्सेसिव डिसऑर्डर, ये भी एक बहुत मेन जो है एक प्रॉब्लम है जिसको हम बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं। जैसे बहुत सारी सोचों का एकदम से आपके जहन में आना और रिपीटेडली उन सोचों का आपके जहन में चलना, सारा सारा दिन आप उसी एक चीज़ के बारे में सोचते चले जा रहे हैं, सारा सारा दिन आप एक ही काम जो है ना वो करते चले जा रहे हैं। आपको लगता है कि मेरी बार बार कोशिश से शायद मैं अपने काम को बेहतर कर सकता हूँ, जो कि वो आपकी जहनी और जिस्मानी दोनों हालातों को खराब कर रहा है। अब ये एक आम सी बीमारी है जिसको हम इग्नोर करते हैं, हम समझते हैं कि शायद ये डिप्रेशन की वजह से हो रहा है, किसी एंजाइटी की वजह से वो रिपीटेडली काम कर रहा है। अब यहाँ अगर आप किसी बच्चे को ले लें जो स्टडीज की तरफ है, बिल्कुल हम एक एग्जांपल लेते हैं अब वहां पर बच्चा क्या होता है, वो रिपीट करता है। अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं, सबसे पहले पेरेंट्स कहते हैं कि मार्क्स कम आए आप रिपीट कर लो। अब बच्चे के अंदर जहनी तौर पे एक रिपीटेटिव जो है बिहेवियर वो अडॉप्ट होता जा रहा है। वो क्या करेगा, अपनी हर चीज में परफेक्शन ढूंढेगा। वो कहेगा नहीं, जो है मेरे मार्क्स 99% भी कम आए हैं, 100% आने चाहिए, तो मुझे रिपीट करना चाहिए। अब ये एक मामूली बात है कहलाने को कि आप और हम ये समझते हैं कि यार ठीक है, अच्छा बच्चे ने रिपीट किया, वो अपनी प्रोग्रेस के लिए रिपीट कर रहा है। नो, उससे उसकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है। अब वो सारी जिंदगी परफेक्शनिज्म ढूंढेगा,
कि मैं परफेक्ट रहूं, मेरे साथ चलने वाली चीज़ें परफेक्ट हों, मुझे कभी फेलियर का सामना ना हो, जिसकी वजह से वो आधे से ज़्यादा अपनी जहनी हालत को ख़राब कर चुका है। अब यहाँ इग्नोरेंस की बात की है कि हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन जब हमें लगता है कि ये ज़रा आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है बात, तब हम जाके इसके ऊपर कोई ना कोई लाहेअमल तैयार करते हैं। जबकि बहुत इनिशियल स्टेजेस पे पेरेंट्स को चाहिए, बाकी लोगों को चाहिए कि प्रेशर बिल्ड ना किया जाए। अब यहाँ पे दो सिनेरियोज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि ये बहुत कॉमन है, क्योंकि बाइपोलर जो है वो एक बीमारी है जो डिप्रेशन से मुंसलिक है। जब डिप्रेशन के एक पीक लेवल आता है तो बाइपोलर के 2 स्टेजेस आते हैं। एक जिसमें मैनिक एपिसोड होते हैं, जिसमें आपके अंदर बहुत एनर्जी होती है, आप बस हर काम करने के लिए लगे पड़े होते हैं, सुबह दोपहर शाम आप काम किए चले जा रहे हैं, आपका रेस्ट पीरियड जो है वो नहीं है। अब दूसरा फेज आता है जिसमें आप सुस्त हैं, आपने कोई काम इसलिए नहीं करना क्योंकि आपसे होता ही नहीं है। आपके दिमाग में बार बार ये चीजें आ रही हैं कि मैं तो लूजर हूँ, हाँ। मैं यूजलेस हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कहीं आ जा नहीं सकता, मुझे लोग जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं या मुझे स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं किसी वजह से, जिसकी वजह से आपके माइंड में टोटली डिप्रेशन है और आप सुसाइड की तरफ आते हैं। आप अपने आप को यूजलेस समझते हैं और आप किसी न किसी तौर पे आके सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं या आप किसी और को मारने की कोशिश करते हैं। सही, मतलब दोनों उसमें जो है वो, क्योंकि आप एक तो हमारे यहाँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है ना कि हम लोग हर चीज़ को बड़ा लाइटर ले जाते हैं। ओवर थिंकिंग हमेशा इंसान को बुरे तरीके से मुतासर करती है। जब आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार अच्छा मैं बिल्कुल ही यूजलेस हूँ या मेरे से कोई फ़ायदा नहीं किसी को पहुँच रहा या मैं खुद जो है इस चीज़ से नहीं निकल पा रहा, तो वो हम फिर उसकी तरफ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, फिर कुछ जिस तरह आपने कहा ना कि एक दूसरे सिस्टम, दूसरा फेज ये होता है कि कुछ लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उनकी सेटिस्फेक्शन ये होता है कि दूसरों को आप तकलीफ देंगे या दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे या दूसरों को बुरा भला कहेंगे तो खुद को सेटिस्फेक्शन फील होती है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको उसी से रिलेट करते हैं क्योंकि एक ही सर्कल के गिर्द घूम रही होती है। हम इसी को डिप्रेशन, एंजाइटी और हम तमाम चीज़ों के साथ रिलेट है। मैं आपको बताती चलूं कि ये जो कुछ भी हो रहा होता है ना अमल, हाँ। ये आपके अनकॉन्शियस स्टेट से हो रहा होता है। वो पर्सन अवेयर नहीं होता। हम अक्सर साइकोलॉजिकल पेशेंट्स जो होते हैं हमको कहते हैं कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, हाँ, लेकिन होता नहीं है। लेकिन वो होता नहीं है। एक्चुअली वो उनके बैक पर जो है चीजें चल रही हैं, वही चीजें वो अब उनके बिहेवियर्स में अटेम्प्ट हो रही हैं। और इसको अगर आप उधर उनके अनकॉन्शियस स्टेट से थोड़ा सा रिलेट करें तो ये चीजें आपने पहले से उनके दिमाग में डाली हुई हैं, तो ये वहां से चलती हैं। एक हिस्ट्री है इनकी पूरी। सही, इसमें मजीद भी बात करते हैं। फरहान से जानते हैं, फरहान आपकी जर्नी कैसी रही? पहले तो आपकी जर्नी के हवाले से ना कि कैसे, क्योंकि अभी हमारे नौजवान जो हैं वो इस तरफ आ भी रहे हैं, काम कर भी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली मैंने तो खुद स्टार्ट किया था। मैं पीटीसीएल लाइनमैन का बच्चा हूँ, तो मेरा कोई इतना मैं कहूँ कि पीछे से बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन बड़ी एफर्ट की है इसके लिए। अल्लाह पाक ने फिर नवाजा भी है। अगर कोई भी स्टार्ट करना चाहता है, कोई भी बंदा अगर इनिशियल स्टेज पे इसको लेके चलना चाहता है, सबसे पहले तो उसको अपना माइंडसेट तैयार करना होगा। जैसे अभी मैम कह रही थी, क्या नाम है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के हवाले से वो कह रही थी कि फेलियर फेस करने की जो है ना हमारे अंदर हिम्मत नहीं रही। हाँ। हम या तो किसी और पे थोपने लग जाते हैं या अपने आप को नुकसान, ब्लेमिंग गेम जो है वो चलती है, ये चीजें चलती है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी जगह से किसी पर्सन से सीखने जा रहे होते हैं ना, तो आप उसे उल्टा जवाब देते हैं कि अगर आपसे नहीं हो रहा होता, आप उसमें एफर्ट नहीं करते, आप उल्टा उसे कहते हैं कि भाई तू नहीं सही सिखा रहा, तू नहीं सही कर रहा, आप नहीं सही कर रहे, मैं सही हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, आप परफेक्ट नहीं हो। हाँ। तो ये सबसे बड़ी गलती है। मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं अगर अपना बताऊं तो जगह जगह धक्के खाए हैं, ऑफिसेज में धक्के खाए हैं। मेरे एक सर थे, मैं उनके पास गया, नेम था उनका वकास साहब, मैं आज भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, ऑन द कैमरा करना चाहूँगा। उस बंदे ने मुझे बुलाया, कहता यार फरहान तुम ये माइक उठा के कभी किसी जगह पहुँच जाते हो, कभी तुम ये बुक्स बेच रहे हो, कभी कहीं एकेडमी पढ़ा रहे हो, अच्छा ये बताओ लाइफ का अपना क्या गोल है, अपने लिए क्या सोचा है, आप अपने लिए क्या करना है? मैंने कहा सर जी सोचा तो कुछ नहीं है, जो अल्लाह देगा कर लेंगे। ये मीन्स कि मैंने कोशिश की कि मीडिया में इन हुआ जाए। अच्छा। मैंने PNN न्यूज़ में पंगे लिए, मैंने पता नहीं कहा डिफरेंट जो है अपना चैनल बनाया, इधर उधर सब कुछ चला, लेकिन एट द एंड उस बंदे ने मुझे कहा कि फरहान अपने लिए ना सेल्फिश हो जाओ और अपना एक माइंडसेट रख लो कि तुमने अब वर्ल्ड को नहीं देखना, अपने आप को देखना। उस बंदे ने मुझे महीना बुलाया अपने ऑफिस में बुला के रात को 2-2 बजे तक उस बंदे ने मुझे जलील करना सही तरह। अच्छा, आई थिंक 25वां दिन था, तो मैं उस बंदे को जो है ना, जैसे हमारी आदतें हैं, मैं कह के नहीं कर रहा हूँ, मेरे जैसे वो मुझसे एफर्ट करवा रहा था कि इसको आदत हो काम करने की, इसको पता चले काम कैसे करने हैं।
मैं उस बात को उस वक्त नहीं समझ सका। उस बंदे को मैंने कहा कि यार ये तो फजूल बंदा है, ये मुझे जलील कर रहा है, मुझे 2-2 बजे तक जलील करता है, मैंने सुबह 6 बजे यूनिवर्सिटी भी जाना होता है उठ के, और ये बंदा मुझे जलील कर रहा है, मेरा फ्यूचर तो ख़त्म कर रहा है। मैं इसके पास जाता हूँ, अकेडमियाँ पढ़ाता हूँ सारा दिन, और मगरिब के बाद इसके पास पहुँच जाता हूँ और ये जलील कर रहा है मुझे। मैंने अच्छी खासी सुनाई, मैं आ गया। अच्छा, बेसिकली वो बंदा मुझे बूस्टअप कर रहा था। वो कह रहा था कि यार आप किसी के साथ ना कोई क्लाइंट ढूंढो। मुझे उसने ना दरमियान में कहने लग गया कि फरहान क्लाइंट ढूंढो। मैंने कहा यार मैं आपके पास काम कर तो रहा हूँ, यानी मैं अपने ऊपर काम नहीं करना चाह रहा था, मैं चाह रहा था उस पर सेल्फ डिपेंडेंट हो गया था। मैंने कहा भाई मैंने आपके साथ चल रहा है। लेकिन उस बंदे ने मुझे सुनू के, यानी कि अपने खिलाफ करके मुझे एक डायरेक्शन दे दी, मुझे एक रास्ता दिखा दिया, और अल्लाह पाक ने करम भी किया, मुझे एक क्लाइंट मिला। फिर मेरे साथ वो दोबारा मैं उस सर के पास गया, मैंने रिक्वेस्ट की कि सर मुझे क्लाइंट मिला है, मेरी हेल्प आउट करें। फिर इस तरह अल्लाह पाक ने ऐसा हाथ पकड़ा कि अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स भी खुश हैं, और इंशाल्लाह सोसाइटी को भी कोशिश कर रहे हैं कि फ़ायदा दें अपनी फील्ड से, अपनी एबिलिटीज़ से, ताकि जो है ना हम पाकिस्तानी होने के नाते एक दूसरे को भी फ़ायदा दे सके। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फिर हमारे नौजवानों को डायरेक्शन की ज़रूरत भी तो है ना? बिल्कुल हकीकत है। अच्छा, जिस तरह होता है कि लोग पढ़ भी रहे होते हैं, साथ में जिस तरह महंगाई है, बेरोज़गारी है, अच्छा बच्चों के ऊपर फॉरेन एक प्रेशर भी है, जिस तरह अभी हम खिजरा से भी डिस्कस कर रहे थे कि एक नंबरिंग की दौड़ चल रही है, एक तमाम चीज़ें कि किस तरह डिग्री हासिल करनी है, लोगों बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अभी बच्चे भी ये चाह रहे होते हैं कि यार हम ई-कॉमर्स के साथ जुड़ जाएं, चाहे वो 8th क्लास के हैं, चाहे वो मैट्रिक के हैं, चाहे वो मेरी सजेशन के मुताबिक अगर पर्सन ने FSC नहीं की हुई ना तो उसको इस फील्ड में नहीं लाना चाहिए। सही, आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं जिन्होंने मैट्रिक किया और मैट्रिक के बाद छोड़ दिया, और जैसे वो इसके साथ कनेक्टेड हुए उन्होंने अपने उसके ऊपर इस पे अर्निंग भी शुरू कर दी, शायद जिसको जरा काम करने का इंटरेस्ट हुआ तो उसने स्टडी को भी साइड पे कर दिया। और एक बात बताता हूँ, अर्निंग हो जाती है, जिस अल्लाह पाक ने रिस्क लिखा हुआ अगर किसी के लिए तो रिस्क तो मिलना है। मेन इशू कहाँ पर आता है कि आपकी जब इंटरनेशनल क्लाइंट से कम्युनिकेशन हो रही होती है, वहाँ पर आप डिसलाइक कर रहे होते हो, वहाँ पर आप लोगों को पता नहीं होता कि मैंने उस बंदे से बोलना कैसे है। मेरे एक क्लाइंट है, उसके साथ $20,000 का स्कैम हुआ एक पाकिस्तानी के थ्रू। ठीक है, मैंने उस बंदे को सिर्फ क्या किया जी, उसके रिकवर करवाए, उससे अच्छा बोला हूँ। उस बंदे ने मुझे आज थ्रू आउट लाइफ तक, मुझे मेरी जो आगे लाइफ चलनी है उसने मुझे बेनिफिट देने। सही, यहाँ के बच्चों को ये नहीं पता कम्युनिकेशन कैसे करनी है। मेन मसला है कम्युनिकेशन स्किल हमारी। मैं ये इसलिए FSC कह रहा हूँ कि उसको FSC तक चलो कुछ ना कुछ अवेयर हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि लाइफ मैंने कैसे जीनी है। जब मैट्रिक के बाद बच्चा ग्रो अप होता है, उसे अपने घर के हालात पता चल जाते हैं, उसे पता है कि मेरे घर में क्या हालात है और मैंने किस तरह उसको लेके चलना है। तो उन सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए मेरे नज़दीक जो है ना, आपको बच्चे को FSC के बाद इसमें पुश करना चाहिए, पहले नहीं। अच्छा, फिर आप अभी जिस तरह हम बात करेंगे, लोगों ने जिस तरह अकाउंट्स पे ई-कॉमर्स के साथ कनेक्टेड, अमेज़ॉन है, डिफरेंट है, दराज है, जिस तरह प्लेटफॉर्म्स आए, अभी जो देखते हैं हम रिसेंटली किसी के अकाउंट बंद हो जाते हैं, तो आखिर अकाउंट क्यों बंद होने की रीजंस क्या है? अकाउंट बंद होने की, अभी जैसे पहले बात हो रही है लेक ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको पॉलिसीज का पता ही नहीं है। आप अगर फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप उसके बारे में स्टडी कर ही नहीं रहे और आपने अकाउंट बना दिया, जी ले भाई मेरा अमेज़न पे अकाउंट बन गया है और मैंने आज से सेल लेना शुरू कर दिया और मैं अब अमीर हो जाऊंगा, करोड़ोंपति बन के निकलूंगा। सबसे बड़ी बात है डॉलर्स की जब बात आती है ना, तो फौरन माइंड में आता है यार डॉलर्स ऐसे ही है, डॉलर्स में पैसे मिलेंगे ना तो हम अमीर हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशंस लगेंगी और हम जी दिनों में अमीर हो जाएंगे। जबकि वो इस चीज को नहीं देखते कि एक अमेज़न की पॉलिसी है कि ड्रॉप शिपिंग आपने करनी है तो किस तरह से करनी है, आपने आर्बिट्राज करना है तो किस तरह करना है, आपने जी अगर आप कर रहे हैं होलसेल बिजनेस कर रहे हैं किस तरह कर रहे हैं, आपने प्राइवेट लेबल बिजनेस करना है तो किस तरह करना है। होलसेल बिजनेस के अकाउंट भी बंद हुए हैं, हालांकि वो लीगल वर्क है। उसका क्या रीजन था, हमारे पाकिस्तानियों ने जुगाड़ लगाया, ब्रांड परमिशंस के लिए जुगाड़ लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, कितने तो फ्रॉड हुए इसी चक्कर में, तो आपने अमेज़न को भी आपने गुड बाय कह दिया। पाकिस्तान में आप सुन रहे थे आ गया। अच्छा, कितनी खुशी थी अमेज़न आ गया पाकिस्तान में लोगों के लिए। अच्छा, ये था कि हमारे पास तनवीर नांडा आते हैं तो उन्होंने भी यही बात की कि वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म आया सिर्फ इस वजह से कि कुछ लोगों की वजह से, कि फ्रॉड की वजह से उन्होंने ये प्लेटफॉर्म भी यहाँ से। वो हम ना असल में बचपन से कहानी सुनते आए ना कि मुर्गी ज़िबा कर लो एक ही दफा अंडे निकालेंगे। हाँ। वो उस पे अमल किया है हमने। आहिस्ता आहिस्ता नहीं कहानी हमने आज सिर्फ मसला ये है, अगर एक दफा मुर्गी खा ले बस, ये मेन मसला है। तो अकाउंट बंद होने की वजह ये कि आपकी लेक ऑफ इंफॉर्मेशन है। आपको जब भी स्टार्ट करना है बिजनेस, आप सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन पूरी कलेक्ट करें कि कौन सा मॉड्यूल आपको कोई बंदा बता रहा है उसके बारे में पूरा पूछे, यार ये ड्रॉप शिपिंग है, इसकी ड्रॉप शिपिंग की अमेज़न की पॉलिसीज क्या है। हाँ। अच्छा जी, इन सब की पॉलिसीज को पढ़ के आपको जो लगे कि आप कर सकते हो फिर वो करें। सही।
उसके अलावा पहले जो है ना ऐसे बूस्टअप में आके नहीं करना, सोच समझ के। अच्छा, आप क्या समझते हैं कितना टाइम लग जाता है अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं? मेरे नज़दीक आपको 2 to 3 मंथ जो है ना उसको स्टडी के लिए देने चाहिए। अच्छा, क्योंकि देखें, आप बिजनेस अगर फिजिकल बिजनेस भी कोई करते हैं ना, अगर परचून की दुकान भी इवन आपने बनानी है ना, आपने पहले ये देखना है कि अशिया की चीज़ें क्या पीछे से रिटेल किया है, मैंने कितने में बेचना है, होलसेलर कितना दे रहा है, हाँ। आपने वो सारी स्टडी करनी होती है। ठीक, आपको वो चीज़ें पता होती हैं, फिर जाके आप दुकान चलाते हैं। मार्केटिंग स्किल्स जो हैं वो मार्केटिंग स्किल्स, हाँ, एक चीज़ ऐसी बात है, अगर आपने ई कॉमर्स के साथ जुड़ना है तो स्किल्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसकी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि ये फील्ड क्या है और कैसे लेके चलना है। अच्छा, इसी तरह खिजरा, जिस तरह हमारे नौजवान, क्योंकि अब ये चीज़ें नौजवानों में ज़्यादा, हमारे बच्चों पे भी हैं आजकल के, खैर तो हमारा बचपना फिर भी मैं कहती हूँ बड़ा अच्छा था ना, खेल कूद में, अच्छा पढ़ाई में भी पेरेंट्स के साथ। अभी वाले बच्चे जो हैं वो आपको हमेशा चुप दिखाई देते हैं, बड़े कम बोलने वाले, और हाँ, और ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ज़्यादा घुलना मिलना पसंद भी नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बच्चों में भी ये चीज़ें आ रही हैं कि वो जहनी तौर पे जो हैं बच्चे, वो हमारे जो हैं वो आपको लगेंगे कि यार इनमें भी कोई ना कोई इश्यूज हैं। अच्छा, अभी बात जो हो रही थी ना, जैसे इन्होंने कहा कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं, हम चीज़ें, मतलब हमने स्टडी कम करनी है, हाँ। हमने सोचना है कि हमने पैसा कमा लेना है। हाँ। अगर आप एक जगह पर हैं, आपने काम कर लिया है, तो आप ये समझते हैं कि अब बस मुझे यहीं से ही पैसा आएगा। अच्छा, अब बच्चों के माइंड में ना शुरू टाइम से एक लॉजिकल बिल्डिंग्स चल रही हैं आजकल जो हम देख रहे हैं। हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, मैंने बहुत बच्चों में देखी है चीज़, उनको पहले से पता होता है कि हमारे पेरेंट्स के पास कितना पैसा आना है, हमने उसको कहाँ यूटिलाइज करना है, हमने किस तरह करना है। मेरे पेरेंट्स के पास जो है वो पैसा नहीं है तो हमने उसको कमाना है, मतलब अभी से ही, क्योंकि हमें हमारे पेरेंट्स के टाइम, हमारे पेरेंट्स कहाँ से कमा रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आइडिया था, हमें नहीं आइडिया था। हाँ, लेकिन आज बच्चों को वो तमाम चीजें पता है और वो इस चीज को बाकायदा गाइड करते हैं कि आप यूं करें तो इस तरह से पैसा कमा लेंगे। मैंने फेसबुक पे देखा था अभी रिसेंटली, मेरे एक फैमिली में हमारे वहाँ पे ना, उन्होंने बच्ची कितने साल की है, गालिबन वो बच्ची होगी कोई 12-13 साल की वो है लड़की ना, तो वो अपने फादर को बता रही थी कि आप ना बिजनेस ठीक नहीं कर रहे, तभी तो आपको पैसे नहीं आ रहे। अच्छा। तो मैंने फेसबुक पे देखा था कि आप अगर इसकी मार्केटिंग करेंगे ना तो फिर ज्यादा अच्छे पैसे कमाएंगे, यानी कि अभी से ही उस बच्चे के माइंड में ये चीज है कि अच्छा, हमारे टाइम पे कैसे कमाने हैं। मोबाइल नहीं था ना हमारे टाइम पे, ना सोशल मीडिया था, तो हमें भी नहीं पता था। इससे ना एक जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रही है कि हमारी ना अपनी गोल अचीवमेंट्स और अंडरस्टैंडिंग हमारी अपनी एम्स के बारे में नहीं है। हम देखते हैं कि जहां पैसा आ रहा है वहां मूव करते हैं। यानी अगर मेरी फील्ड ऐसी है कि मैं ये समझती हूँ कि मेरे पास पेशेंट रेशो डिपेंड करता है कि मैंने किस तरह से बनाना है। अब मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि मेरे पास पेशेंट नहीं आ रहे तो मैं कहीं और मूव कर जाऊंगी। आपका एक टारगेटेड एम नहीं रहता, और फिर जब नहीं रहता तो आपको पैसे भी नहीं मिलते, आपको वो अर्निंग भी नहीं होती। अब आप मल्टीटास्किंग नहीं हो सकते। कोई भी पर्सन अपने आप को अगर ये समझता है कि वो मल्टीटास्किंग हो सकता है, तो ये कहीं नहीं लिखा कि वो मल्टीटास्किंग होके बहुत पैसा कमा ले। वो एक ही काम करना है। जैसे मैं ये समझती हूँ कि मैं अगर बोल सकती हूँ तो मुझे अपना अच्छा बोलकर हर जगह चीजों को डिलीवर करना चाहिए। अगर कोई इंसान जैसे फरहान है, वो अगर अच्छा अपनी मार्केटिंग स्किल्स को इनहांस करना चाहिए तो वो मार्केटिंग फील्ड में ही बहुत सारे काम कर रहे हैं। असल में जो इंसान जो कर सकता है ना, मेरे ख्याल में उसी में ही वो आगे बढ़ भी सकता है। इसीलिए हमारे बच्चों में ये चीजें तनाव का शिकार हो गए हैं। हमारे बच्चे बहुत स्ट्रेस में हैं कि वो करें क्या। उनके पास कोई एक, उनको तो हर चमकती चीज सोना लग रही है। अच्छा, क्योंकि हम हर घर में, जिस तरह अभी हम मौलाना तारिक जमील के बेटे की भी थोड़ी सी हवाले से बात करेंगे, कुछ लोग, हर किसी की राय इस टाइम डिफरेंट है, क्योंकि तमाम चीज़ें जो हैं वो इस टाइम हम लोग एक स्टेटमेंट पे जा नहीं सकते। अगर उनको कोई प्रॉब्लम था भी साइकोलॉजिकल, तो हम ये देखते हैं कि आपके पास पैसा भी है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास ज़हनी सुकून नहीं है। अच्छा, डिफरेंट मसाइल हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ये मसाइल हैं कि यार हमने पैसा कैसे कमाना है, पैसा कमा के हमने अपनी चीज़ों को कैसे सेट करना है। अच्छा, फिर दिखावा इतना आ चुका हुआ है इस टाइम हमारी लाइफ में कि हम लोग कहते हैं कि यार हम इससे बढ़कर, वो कहते हैं ना, हर चीज़ बेहतर से बेहतर की तलाश में रहते हैं। अच्छा, हमारे पास अच्छी अभी छोटी गाड़ी है तो हम कहते हैं यार नहीं, इससे ज़रा बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। अच्छा, ये छोटा घर है यार, इससे ज़रा बड़ा अच्छा घर होना चाहिए। तो हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हो चुका है कि हम सिर्फ इन्हीं मसलों में ही घूम रहे हैं। हम इस पर अगर पहले हम मौलाना तारिक जमील के अगर बेटे साहबजादे पे बात करें, आसिम जमील साहब पे, तो असल में उनका एक बहुत क्रूशियल पीरियड था जब उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट की, और इस पीरियड में मोस्टली पेशेंट्स करते हैं और यही करते हैं, उनको सिर्फ मौका चाहिए होता है। अब यहाँ अगर ये बात कही जाए कि उन्होंने घर में उनको अकेला क्यों छोड़ा, तो देखिए वो
पेरेंट्स थे या वो घर वाले थे वो डॉक्टर नहीं थे, उन्हें इतनी नोयत का नहीं पता था कि उन्होंने कहा कि क्योंकि इसकी ईसीटी हो रही है, जब किसी को ये थेरेपी होती है ईसीटी की, तो उसमें ये होता है कि चांसेस ये होते हैं कि आपकी बॉडी रेगुलेट कर रही है तो एक नॉर्मल फेज आ जाता है, तो सबको ये लगता है कि हाँ अब ये कुछ महीने तक नॉर्मल रहेगा। लेकिन किसी को भी इंटरनल ट्रिगर का तो नहीं पता ना, वो डॉक्टर थोड़ी है कि उनको इंटरनल ट्रिगर का पता है कि जी कभी भी ट्रिगर हो सकती है ये प्रॉब्लम। तो इसलिए उन्होंने उस स्पेस से अगर उनको थोड़ी देर अकेला छोड़ा होगा या किसी भी नोयत से वो अकेले हो गए होंगे तो उनको वो प्रॉब्लम ट्रिगर कर गई। अब ये बीमारी बहुत पुरानी थी उनकी, जिसको उन्होंने नहीं देखा। अब अच्छा, बचपन से ही कुछ यहाँ पे इतने मिथ्स मैंने जब उनकी डेथ हुई है तब से अब तक मैं इतने मिथ्स देख रही हूँ कि वो तो खुद तो वो मौलाना साहब थे उनके घर में, और जिनके घर में दीन होता है उनके घर में तो जो है ना ये बीमारी आनी नहीं चाहिए। मैंने कहा आज तक मैं तो ये सोचती कि बस मुझे ये बता दो कभी भी बीमारियों ने आपको दरवाजा खटखटा के पूछा कि आप मौलाना साहब है तो मैं आपके पास आऊँ या ना आऊँ। बिल्कुल, इसमें मजीद भी इनसे बात करेंगे। नाज़रीन अभी अपने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा फरहान, ये बताओ कि अगर अकाउंट बना लिया जाता है, कुछ लोग जो हैं उसमें काम भी कर रहे होते हैं, तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसमें एहतियात करनी चाहिए और अपने अकाउंट को सेफ रख सकते हैं? सबसे पहली बात है कि आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि मैंने किस तरह की प्रोडक्ट लगानी है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमेज़ॉन ने कौन सी प्रोडक्ट अलाउ की हुई है आपको और किसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, मेडिसिन है, आपके पाकिस्तान में भी आप देख लें फॉर मेडिकल स्टोर आपको क्या करना पड़ता है, बी कैटेगरी करनी पड़ती है। तो इसी तरह अमेज़ॉन की भी पॉलिसीज हैं, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होंगे, अप्रूवल होगी तो आप कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी लोग कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेते हैं प्रोडक्ट्स, फिर बाद में भुगतना पड़ता है। सही, नंबर 1। दूसरी चीज़ है एक अकाउंट हेल्थ होती है, जिस तरह पर्सन की हेल्थ है, अगर पर्सन जो है सेट नहीं होगा, उसने क्या वर्कआउट करना है, उसने क्या मेहनत करनी है और उसने आगे क्या जाना है, तो इसी तरह अकाउंट है, अकाउंट की हेल्थ होती है। आपने उसकी जी सस्पेंशन तब लगती है जब आप ऑर्डर लेट शिप कर रहे हो, जब आप कैंसिलेशन रेट इंक्रीज हो गया है, आपको नहीं पता कि आपके जो ऑर्डर हैं टाइम पर डिलीवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से मैनेज कर लो, मैं कहता हूँ अकाउंट कहीं नहीं जाता। मेरे पास एक वालमार्ट का अकाउंट है, वो राउंड अबाउट 5 years ओल्ड है, ठीक है, और टाइटन ब्रांड में उसका नाम भी बता देता हूँ, एनीवन कैन सर्च इट, टाइटन ब्रांड के नेम से है, ठीक है। तो उसको लेके चलने का मकसद हमारा कैसे चल रहा है जी, हम लोग उसकी अकाउंट हेल्थ मेंटेन रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो अगर हेल्थ मेंटेन रहेगी तो हमारी अर्निंग भी मेंटेन रहेगी और क्लाइंट भी खुश रहेगा और हम भी खुश रहेंगे। तो बेसिक पर्पज है हेल्थ मेंटेन करें, और जो इस मार्केट में ना लोग सिखाते ही नहीं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, वो कहते हैं ओ यार ये तो आप जब करोगे आ जाएगा। हाँ, अच्छा, अभी बहुत सारे हम देखते हैं जैसे ये चीज़ें ई कॉमर्स हमारे इधर पाकिस्तान में हुआ, लोगों ने ना एक किस्म का रोजगार का एक सिलसिला भी जोड़ लिया। चूरन बेचा। अच्छा हाँ, एक किस्म का चूरन ही बेचा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी तो आदत है स्ट्रेट फॉरवर्ड कहने की। नहीं, वाकई है, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज तक इंस्टीट्यूट में गए हैं और उन्होंने अपने पैसे भी भरे और अपना टाइम भी दिया, एनर्जी भी दी, और वेस्ट वो क्या, आपको वो स्किल्स ही नहीं दी गई जो एक्चुअली आपको चाहिए थी, या आप आगे से कुछ कमा सकते थे। असल में ना हम नाम सुनते हैं इंस्टीट्यूट का और हम घुस जाते हैं। हाँ, ठीक है, पहली गलती हमारी है। हमारी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम लोगों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं है, हम लोग सही नहीं है। पहली तो गलती हमारी है ना, हम क्यों गए, हमने किसी से क्यों नहीं पूछा, उसके बारे में रिसर्च क्यों नहीं की। दूसरा, ये लोगों ने चूरन बेचने वाला काम बनाया हुआ है। वो बंदा जिसने अभी खुद कोर्स किया होता है वो आके आपको डिलीवर कर रहा होता है, जी फलां जी यूं कमा लोगे आप, यूं हो जाओगे, अरबोपति बन जाओगे, करोड़पति दिखाते हैं ना। वो अगला बंदा जो है ना, वो फिर ये पैसे सोच के वजह से, अभी मैम बता रही थी कि सिर्फ पैसा ही सोचते हैं हमसे इनमें हमारा अपना कोई गोल नहीं है। हमें सिर्फ ये पता है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगना है और हमने पैसा कमाना है। तो वो मेन इशू है कि इंस्टीट्यूट जो है ना, मैं उनको पसंद ही नहीं करता। नंबर 1, मैं अपना बताऊंगा, मैंने खुद बनाया, एक बैच चलाया, मुझे इतना डिसहार्ट हुआ। मैंने कहा यार एक बच्चा आता है हमारे पास, अगर 50 का बैच है, हम 30 बच्चे अगर उसमें से सक्सेसफुल कर भी देते हैं, 20 जो बेचारे डिसहार्ट होके जाएंगे, उनका क्या करना, क्या करना, बिल्कुल ऐसे ही है। इंशाल्लाह कोशिश है 2024 में हम एक अच्छा सिस्टम लेके आ रहे हैं, जिसमें यह कि हम जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ट्राई कर रहे हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी भी दें लोगों को और लोगों को सिखाएं फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल। सही, हम ये नहीं चाह रहे कि हम ये जो लोगों को बेचें, मंजन चलाएं, क्योंकि लोग जो है ना इस टाइम जो कहते हैं ना कि डिप्रेशन में बहुत गए हुए हैं, लोगों को नहीं पता अच्छा क्या कैसे चलना है। सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि अच्छा आपने कोई बिजनेस करना है तो उसके लिए आपके पास अच्छी खासी जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ऐसे ही है, पैसा होगा तो आप कोई अच्छा बिजनेस कर सकेंगे।
अच्छा, फिर स्किल्स के हवाले से आए तो आपको उस तरीके से मार्केटिंग का आइडिया ही नहीं होता कि आपने एक्चुअली कोई चीज़ बेचनी है या अपना कोई आपने जो है अकाउंट बनाना है, तो उसको रनिंग कैसे करनी है, तो अच्छी अर्निंग कैसे आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत कम लोगों को पता है। अच्छा, जिन लोगों को पता है वो माशाल्लाह फिर कमा जाते हैं और उनको असल में बात ये वही है ना, मार्केटिंग स्किल सीखना जरूरी है। आपको कोई भी काम करना सीखना तो जरूर पड़ता है, आपको नॉलेज जरूर बगैर सीखे तो बगैर सीखे नहीं हो सकता। लेकिन शर्त ये है कि आप मार्केट को रिसर्च करें, आप देखें आपके लिए कौन सा बंदा अच्छा मेंटोर साबित हो सकता है। आप लोग ये नहीं देख रहे होते ना, आप देखते हैं कि भाईजान मैं गया था, फरहान जफर गया था उस बंदे के पास, और फरहान जफर जो है ना करोड़ोंपति बन गया। अब मैं भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगूं, फरहान जफर जहाँ गया मैं वहीं जाऊं, वहां से घूम के मैं भी करोड़ोंपति बन जाऊं। ये चीज गलत है। आपके अपना सेंस ऑफ ह्यूमर है, अल्लाह पाक ने आपको अपनी जो है ना एक अकल दी है, उससे सोचे। अगर एक बंदा सच में काम करना चाहता है वो यूट्यूब से कर सकता है, वो यूट्यूब से अच्छी रिसर्च आप समझते हैं यूट्यूब पे जो ट्रेनिंग दी जा रही होती हैं उनसे आप सीख सकते हैं इजीली अगर इंटरेस्ट है। देखिए अगर वो 50% नहीं 20% तो बता रहा होगा, बाकी 80% रिसर्च कर लो यार, मेहनत कर लो, थोड़ी सी खुद अपनी एफर्ट कर लो, उससे ज्यादा मजा आएगा आपको। ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह के भी हैं जिनके अकाउंट्स में जो है पैसे स्टक हो जाते हैं, अकाउंट बंद हो जाता है, तो फिर उसको किस तरह रिकवर करते हैं? उसमें से आप अपने पैसे जो है, जो जाहिर सी बात है आपकी अमाउंट है। अच्छा देखिए, रिसेंटली जो स्टक्स हुई थी ना पेमेंट, उनकी दो वजूहात थी। सेक्शन 3 लगा था, ठीक है। सेक्शन 3 लगने की वजह थी ड्रॉप शिपिंग और सेलर कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। एक दूसरा सेक्शन 3 था वो लिंक्ड अकाउंट की रीजन थी उसकी, ठीक है। ये दो लगे थे इस टाइम ना, क्योंकि ये लोगों ने जो किए थे घपले किए, लोगों ने 2 नंबरियां की हैं, ये उसके सिलसिले में सही। तो उसके पेश नज़र अमेज़ोन की जो पॉलिसी है, आफ्टर 3 मंथ आप डिसबर्समेंट अपील कर सकते हो, आप उसके बारे में बात कर सकते हो, आप अमेज़ोन को अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो, अमेज़ोन आपकी वेरिफिकेशन करेगा, आइडेंटिफिकेशन करेगा और उसके बाद आपको पेमेंट दे देगा। उसका एक प्रोसीजर है, 3 स्टेप्स है। आपने सबसे पहले अपील करनी है, नंबर 2 वीडियो कॉल वेरिफिकेशन होगी, नंबर 3 आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। ये 3 चीज़ें आपने पूरी करनी होती है। ये है अमेज़ोन के लिए। और अगर वालमार्ट पे जाते हैं, आफ्टर 3 मंथ ऑटोमेटिकली आपके पास पैसे आ जाते हैं। सही। लेकिन अमेज़ोन की पॉलिसी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि अमेज़ोन पे बहुत ज़्यादा ये जो है ना काम इलीगल हुए हैं, जिसकी वजह से उन लोगों ने अपनी पॉलिसीज को स्ट्रिक्ट की है, खास तौर पे एशियंस के लिए। आप पाकिस्तानी ना, बहुत धोखे दिए। आप सिर्फ पाकिस्तानी ना कहें, एशियंस भी कहें। ये सबसे पहले ये जो आप कह रहे हैं ना कि इलीगल एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी तो इंडियन ने की थी, हम पाकिस्तानी को नाम नहीं दे सकते। तो पाकिस्तानी ने तो अडॉप्ट की है। पाकिस्तान कहाँ इतना माइंड के जो जनरेट करें इस तरह के काम, वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगने वाले लोग हैं। अच्छा, इसके लिए भी अगर आप कोई फ्रॉड करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको बड़ी ट्रिक्स, इसकी भी आपको ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। ये भी आप बगैर अपना जो है नकल के लिए अक्ल की जरूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं दिमाग लड़ाना है, दिमाग लड़ाना है। हाँ, लेकिन अच्छे कामों में दिमाग लड़ा जाएगी तो फिर कामयाब भी हो जाएंगे। अगर लीगल चलते, अगर आज आप लीगल चल रहे होते, आज आपके पाकिस्तान में इंतहा का बिजनेस होता है अमेज़ोन का, आपका हर बच्चा घर बैठ के आराम से इजीली वो अपनी पॉकेट मनी तो एटलीस्ट अर्न कर रहा होता, ठीक है। आपने कईयों के रोजगार को जो है ना बेड़ा गर्क कर दिया है, कईयों के रोजगार बंद हो चुके हैं, अब सही जिसने मूव नहीं किया। ठीक है, इसमें मजीद भी आपसे जानते हैं। अच्छा फिर जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मेडिसिन पे चले जाते हैं ना, अगर आप बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन का शिकार हैं, एंजाइटी है, या आपको कोई भी इस तरह का जहनी तौर पर मसला है, तो हम फ़ौरन कहते हैं यार अच्छा कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल कर ली जाए जिससे थोड़ा सा आप मेंटली रिलैक्स हो जाए। तो क्या ये चीज़ें ठीक हैं, या आप समझती हैं कि थेरेपीज की ज़रूरत है, एक अच्छी एक्सरसाइज होनी चाहिए जिससे आप इन मेडिसिन से जो है वो बच सकते हैं? अच्छा, मेडिसिन हमेशा आपको तब लेनी चाहिए जब आपकी प्रॉब्लम इस नौयत की हो जो कंट्रोलेबल नहीं है। अब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स 2 तरह से होती हैं। सबसे पहले वो आपको साइकोलॉजिकली ट्रिगर करती हैं, यानी कि आपके बिहेवियर्स चेंज होते हैं। उसमें आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि यार मैं डेली रूटीन के अपने कामों से ना हट रहा हूँ, मैं अपने काम प्रॉपर्ली कर नहीं पा रहा, मैं सुकून से सो नहीं पा रहा, मैं सुकून से काम नहीं कर पा रहा, मुझे उलझन है, मुझे बार बार थॉट्स आ रही हैं। तो आप थेरेपीज की तरफ जाएं, रिलैक्सेशन थेरेपीज लें, आप अच्छे जो है काउंसलिंग करवाएं, आप उन चीज़ों की तरफ आएँ ताकि आपको मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े। ये उन लोगों के लिए होता है जिनकी कोई बहुत लॉन्गिट्यूडनल इश्यूज हों, जिनके जो क्योरेबल ना हो और जो अनकॉन्शियस स्टेट में हो, यानी कि अब वो हद जिसको आप एक्चुअल में लेम आपके वर्ड में पागलपन कहते हैं, जब वो हद आ जाए तब आप मेडिसिन का इस्तेमाल करें। वो आपके पहले जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस है उनको रेगुलेट करती है, उसको स्टेबल करती है, उसके बाद फिर आप
इस काबिल हो सकते हैं कि आप काउंसलिंग करवाएं। लेकिन जो इनिशियल और बेसिक पार्ट है वो आपका काउंसलिंग या थेरेपी का ही होता है कि आप पहले वो करवाएं। देखिए हमारे पाकिस्तान में एक चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है और वो है कि डायग्नोज करना, जबकि ये ना एक थेरेपिस्ट, ये एक साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि उसको पहले डायग्नोज कर लें कि इसका क्या क्राइटेरिया है, इसको किस नोयत की प्रॉब्लम है, किस सिविरिटी पर है, इसको मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं। हमारे यहाँ प्रैक्टिस ये है डायरेक्ट पहुँच जाओ साइकेट्रिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट ने अपने पैसे बनाने हैं, उसने कहना कि जी आप ये दवाइयों के पूरे आपको आगे पीछे से लिख कर ना वो पूरे पलंदे आपको दे देते हैं, ये खाओ, किसी एक से तो आपको इफेक्ट आएगा। हाँ। मैंने मोस्टली मैं सब साइकेट्रिस्ट की बात नहीं करी कि मैंने कुछ साइकेट्रिस्ट ऐसे जिनके मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग बता रही हूँ, मैं जबकि मेडिसिन देखती हूँ मुझे हैरान होती हूँ कि एक ही फार्मूले के 3 ब्रांड्स के नाम वो लिख देते हैं, 3 से 4 ब्रांड्स लिख देते हैं। इससे नहीं तो इससे फर्क पड़ जाएगा, इससे नहीं तो इससे फर्क पड़ जाएगा। अच्छा इससे तो पड़ेगा। इस तरह डॉक्टर्स भी सब करते हैं। समटाइम आप जस्ट अपनी वायरल डिजीज है, आप खांसी के लिए चले गए, आपका गला खराब है, तो उसमें आपके काफी सारी एंटीबायोटिक्स नहीं होंगी। हाँ। आपके डिफरेंट ब्रांड की डिफरेंट आपके पास एंटीबायोटिक्स जिसपे आप खा के अच्छा ये नहीं तो ये वाली तो असर कर ही जाएगी, और बहुत सारी हम जो है ना मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ इसी चीज की प्रैक्टिस है एक्चुअली। ये हो जाए तो हमें पता चल जाए कि हमने अपनी बीमारी का हल निकालना कैसे है। हम चाहे मेडिकल इश्यूज देख लें तब भी हमारा यही हाल है, हमें ये नहीं पता कि हमने किस डॉक्टर के पास जाना है। हमारे अगर कमर में दर्द होगा ना तो हम सर्जन के पास भाग रहे होंगे। सिर्फ कमर में दर्द है भाई, हाँ। आप फिजिशियन को चेक करवाएं। सही तरीके से हम अपने खुद चीजों को ना खुद ही कहते हैं प्रॉब्लम्स ही हमें होती हैं, उनके हल भी हम खुद ही ढूंढ रहे होते हैं। बिल्कुल, इसमें मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा खिजरा, अभी हम सारी सूरत हाल को देखते हुए आप क्या वैसे समझती हैं कि हम इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं? एक तो ये हम तो पता है कि हमारे प्रॉब्लम्स हैं, रहने भी हैं। अच्छा सॉल्यूशंस की तरफ कैसे? मैं तो सॉल्यूशंस की तरफ ना एक ही बात करती हूँ सबको कि पहले आप अपनी प्रॉब्लम की नोयत को समझें। आपकी एक्चुअली प्रॉब्लम की नोयत है क्या, प्रॉब्लम क्या है आपको। अच्छा कुछ लोगों को ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो जानबूझ के बनाते हैं, और मोस्टली मैंने देखा है लोगों को कि वो इनहेंस करते हैं उस प्रॉब्लम को, बहुत ज्यादा इलेबोरेट करके बताते हैं कि भाई पता नहीं ऐसा हो गया। भाई जो चीज जैसी है आप उसको वैसे ही रखें, आप उसको वैसे ही कन्वे करें। जब तक आप अपने लिए आसानी पैदा नहीं करेंगे आप किसी के लिए नहीं कर सकते। अच्छा आप नहीं समझती आजकल हम देखते हैं जो हम स्पेशली एक जहन पर ये भी है ना कि एहसास कमतरी। अच्छा फिर हमारे यहाँ ये भी वजूहात हैं कि हम लोग जब बहुत ज्यादा लोगों को, जैसे सोशल मीडिया एक हमारी जिंदगी में इसने काफी असर किया है। जब हम लोगों को देख रहे होते हैं अच्छा यार इसके पास ये है, इसके पास इसकी, अच्छा इसकी लाइफ ऐसी है, तस्वीर का एक रुख देख रहे होते हैं ना, दूसरा रुख तो हम देखते नहीं है। जो चीज सामने दिख रही है वो बहुत अच्छी है, कलरफुल है और ऐसा है, आप उसकी बैक पे नहीं जाते कि क्या क्या चीजें वो शायद क्या क्या प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में हो। बिल्कुल। तो इन चीजों ने भी हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है। एक तो हम कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते ना, किसी को कहना या हम शायद लोग सुनना भी उस तरीके से नहीं चाहते, लोगों के पास टाइम भी नहीं है। यहाँ पर ना एक चीज बड़ी कॉमन है हमारे यहाँ, वो है कि हम ना सिर्फ लोगों को देख के उनको फील करते हैं कि जी हमारे पास भी ये सब कुछ हो जो उनके पास है। हम ये नहीं देखते कि उनकी एफर्ट कितनी थी, उनके एफर्ट वाला काम हम नहीं करेंगे। हाँ। हमने उनकी वो जगमग सी चीजें जो नजर आ रही हैं हमने उस पर काम करना है कि अगर इन्होंने पैसा कमा लिया, जैसे फरहान है अपना काम कर रहे हैं, अगर कोई नया बंदा सीखने वाला हो, हम जैसा कोई भी सीखने वाला हो, हम ये नहीं देखेंगे कि इस बंदे की कितनी एफर्ट है यहाँ तक पहुँचने की। हम ये कहेंगे हाय इसने इतना पैसा कमा लिया, इतना कुछ कर लिया इसने, ये इसके जो है ना बैंक स्टेटमेंट्स आ गई। हम उसकी शोशा या चीज़ों को देखते हुए अगर हम ये सोचे कि उसकी बैक पे मेहनत कितनी है, उसने कितना काम किया है, तो मेरा ख्याल से हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को चला सकते हैं। आपके पास, मैं ना लोगों को एक बात करती हूँ कि आपके पास अगर चलने की हिम्मत 2 कदम ना हो ना, तो आप 10 कदमों का माइंड मेकअप ना करें। पहले अपने आप को बिल्ड करें 10 कदमों के लिए, फिर आप 10 कदम चल सकते हैं। आप 2 कदम भी नहीं चल सकते, यानी कुछ लोग काम कर ही नहीं सकते और वो बिला वजह उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और बिला वजह का काम कर रहे हैं, तो वो बेकार है आपके लिए। अपना टेस्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको पता होना चाहिए। अगर उनसे ना ये होता नहीं है ना, तो फिर वो पता क्या कहते हैं, यार इसने कोई जैक लगाया होगा। हाँ। अच्छा वेट करो ये नीचे आएगा, वेट करो ये गिरेगा। असल में हमारे माइंड इस तरह है। अच्छा दूसरों को अगर आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं तो वो हम खुश नहीं होते ना, जिस कुछ लोगों में ये चीजें पाई जाती हैं। अच्छा यार इसके ये इस पे बैठा हुआ है तो ये कैसे बैठ गया, अच्छा कुछ ना कुछ होगा, अपने ख्यालात बन रहे होते हैं और अपने आप को ही
वो लोगों को कह रहे होते हैं कि जी देखना एक दिन ये नीचे आ जाएगा, इसके ये जैसे ऊपर गया वैसे नीचे भी आएगा। ठीक है। अच्छा, हमेशा मैं समझती हूँ इंसान का ना अपना ईमान और तवक्कुल ये चीजें बड़ी स्ट्रांग होती हैं अगर आप इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो जिनके नहीं होते वो फिर इसी तरह ख्यालात बुनते रहते हैं, दूसरों के बारे में बुरा सोचते रहते हैं और खुद ही उसमें गिर जाते हैं। तो ये तो हमेशा से हम चीजें देखते आते हैं कि अब जब आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो डेफिनेटली वो आपके साथ पहले हो जाता है, उसके बारे में तो बाद में सोचेंगे ना। अच्छा, इसके साथ साथ आपसे ये जानेंगे फरहान, हम लोग जिस तरह एक काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, काम अपना अकाउंट बनाया और उसके लिए कर लिया, इंटरनेशनल क्लाइंट जिस तरह होते हैं कि आपको अच्छा क्लाइंट मिल जाता है तो उससे आपके काम जो है वो अच्छा भी हो जाता है उसमें। इसके हवाले से कैसे ढूंढा जाए, कैसे इसको देखें? अच्छा, सबसे पहली बात है लोग पड़ जाते हैं पीछे फाइवर अपवर्क के। हाँ। अच्छा, यहाँ ना एक माइंडसेट बना हुआ है जी, इंटरनेशनल क्लाइंट ढूंढना है, फाइवर पर जाओ, अपवर्क पे जाओ, फ्रीलांसर पर जाओ, ये डिफरेंट से ऐप पर चले जाओ। अरे भाई, सारा दिन जो एक फेसबुक को स्क्रॉल करते हो बैठ के, उस पर क्यों नहीं ढूंढते? हाँ। आपकी अच्छी खासी कम्युनिटी वर्ल्ड की वहाँ बैठी हुई है जो इस काम को करना चाह रही है, अब वहाँ क्यों नहीं एफर्ट करते? अच्छा, जैसे अभी फेसबुक आपका अर्निंग की तरफ आ गया, वो बिल्कुल ऐसे ही है, मोनेटाइज कर रहा है, वो अलग चीज है। आपने बात की क्लाइंट ढूंढने की, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट पेजेस हैं, आप जाएं वहाँ पे ग्रुप्स ज्वाइन करें। लोग पोस्ट करते हैं बाकायदा कि मुझे वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए, अब अपना काम दिखाएं, आप उनसे काम लें, सही, आप अपना बेस्ट देंगे और काम ले लेंगे। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, अब लोगों का एक सिर्फ माइंडसेट बना हुआ है, भाई फाइवर पर जाऊंगा, अपवर्क पर जाऊंगा, वहां से कमाऊंगा। वो आपका बहुत ज्यादा टाइम ले जाता है, आप लोगों को उस पर बहुत एफर्ट करनी पड़ती है फाइवर अपवर्क पर, और उससे अगर मैं सही कहूँ ना तो आपका किचन मनी भी हार्डली पूरा होता है। सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है जिसको यूटिलाइज करके? फेसबुक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हर बंदा चला भी सकता है, आप उसको समझते भी हो और आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड है कि आप उसको कैसे यूज करना है आपने। अच्छा, लोगों को अप्रोच करना भी आसान है, आपको पता है ना कि कैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, आपको पता है कैसे टेक्स्ट करना है और अगले को तंग कैसे करना है, मैसेज कैसे करना है। हाँ। तो ये सारी चीजें आसान है। तंग कैसे करना है ये मैं वो बता रहा हूँ ना, हमारी कम्युनिटी का ये काम ज्यादा है, तंग करने का काम, ज्यादा काम। तो वो इस तरफ नहीं आते कि हमने इससे फायदा लेना है, फायदा लेने की तरफ नहीं आते, तंग करने की तरफ आते हैं। तो हमें सबसे पहले फेसबुक पे काम करना चाहिए। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, उसको अच्छा प्रेजेंट करो, उसे बताओ कि सर मेरे पास ये चीज़ है और मैं ये करना चाह रहा हूँ। अभी रात मेरे पास एक टिकटॉक सेलर अकाउंट आया है, तो क्लाइंट ने मुझे कहा कि मैंने उस पर ड्रॉप शिपिंग करनी है। ठीक है। तो सुबह मैंने पोस्ट की है, मुझे तकरीबन फेसबुक पर मुझे तकरीबन 70 से 80 लोगों ने अप्रोच कर लिया। अच्छा। अर्ली मॉर्निंग में। ठीक है। अब उन्होंने अप्रोच करके मुझे अपनी प्रेजेंटेशन दे दी है कि जी मेरे पास ये है, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास ये है, मैं ये कर सकता हूँ। मीन्स कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल से मुझे जो है ना, सारे काम सबका एक ही है। हाँ। अपनी कम्युनिकेशन स्किल से मुझे इम्प्रेस करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली आपके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म फेसबुक ही है, उसके बाद इंस्टाग्राम है। मैं फाइवर अपवर्क को रखता हूँ वो तीसरे चौथे मोहल्ले में। ठीक है। मैं नहीं रखता उसको फर्स्ट प्रायोरिटीज पर, उस पर सिर्फ आपकी किचन मनी पूरी हो जाए, बड़ी बात है फाइवर अपवर्क से। अगर अपवर्क पर आपकी एजेंसी बन जाती है तो वो आपको अच्छा पे करते हैं, अच्छी अमाउंट आ जाती है। फाइवर से बेहतर अपवर्क है। जबकि इस कम्युनिटी के लिए ना, इस कम्युनिटी को पता नहीं है और वो ट्रक की बत्ती के पीछे लग के सिर्फ फाइवर बना लेते हैं, कहते हैं जी फाइवर चलेगा, फाइवर से कमाई होगी। जबकि अपवर्क पे थोड़ी सी एफर्ट है, आपके प्रपोजल्स अच्छे होंगे, आप अच्छा प्रेजेंट करोगे तो आपको काम मिलता है अपवर्क पर और लॉन्ग टाइम क्लाइंट मिलता है आपको। ये फाइवर पे तो सिर्फ उसने $5 $10 का काम करवाया गया, अपवर्क पे आपके साथ लॉन्ग टाइम चलता है। ठीक है। ये अच्छा, जो अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो अभी इसके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? जितने भी हमारी बच्चियां हैं या बच्चे हैं। देखिए, सबसे पहले ना आपने अगर स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपने यूट्यूब ऑन करना है। यूट्यूब ऑन करके आपने सबसे पहले सीखना है ई कॉमर्स क्या है। ठीक है। फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म्स के चक्कर में आना है। ठीक है। ई कॉमर्स पहले सीखेंगे, ई कॉमर्स होता क्या है, कैसे किया जाता है, इसके कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। अच्छा, फिर आप देखें जी अमेज़ोन कैसा प्लेटफॉर्म है, फिर आप चेक करें वालमार्ट कैसा प्लेटफॉर्म है, ईबे कैसा प्लेटफॉर्म है। कलेक्टिवली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में रिसर्च करें। फिर आप देखें आपके टेस्ट के लिहाज से आपको कौन सा जो है ना बेहतर लग रहा है, आप किस पे आप समझते हैं कि मैं एफर्ट करके ना अपने आप को लेकर चल सकता हूँ आगे। तो आप अपने इंटरेस्ट के लिहाज से सिलेक्ट करें, फिर उसके ऊपर रिसर्च करें। फिर आप कहते हो कि मुझे मेंटोर चाहिए, मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो मुझे सिखाए, फिर उस मेंटोर के लिए रिसर्च करें, फिर जाकर आप जो है ना फील्ड में लगेंगे। जो मैंने आपको कहा ना कि आपको लग जाते हैं 3 से 4 मंथ आपको इनिशियल पुशअप के लिए, तो 3 से 4 मंथ है आपने अपने आप को ग्रूम करने में लगाने हैं, एक फील्ड के बारे में आपने सीखना है। अदरवाइज जो है फिर वो यही होगा कि आप जाएंगे, वो बंदा आपसे 50,000 फीस लेगा,
फीस लेकर आपको कहेगा अच्छा भाई प्रोडक्ट रिसर्च कर, प्रोडक्ट रिसर्च पे लगा के वो आपको वो प्रोडक्ट्स भी ले लेगा और एट द एंड कहेगा ले भाई स्लाइड्स दिखा देंगे, ये आपका कोर्स पूरा हो गया, अब अल्लाह खैर चला। जबकि आपकी रिसर्च होगी, आप उससे क्वेश्चन करोगे कि सर मुझे बताएं प्रोडक्ट लिस्टिंग अकाउंट पे कैसे करनी है, सर मुझे बताएं प्रोडक्ट सोर्सिंग हमने कैसे करनी है। आप फिर उससे पूछेंगे कंपेन कैसे चलानी है पीपीसी, फिर आप उससे ये भी पूछेंगे ऑर्डर मैनेजमेंट कैसे करनी है, कस्टमर केयर कैसे करनी है, अकाउंट हैंडलिंग कैसे करनी है, ये रिसर्च पे। अच्छा, अभी क्योंकि जिद्दत आती जा रही है, अब हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो एडवांस होती जा रही है, एआई आ गया, अब तो देखें अब तो दिन ब दिन आपकी चीजें जो है ना आसानियों की तरफ जा रही हैं। अभी हम देखते थे कि आपका कोई भी कंटेंट भी इवन आपको चाहिए तो आपको आपकी एक ऐसे आपके फिंगर पे या क्लिक पे आपको तमाम चीजें आपकी आ जाती हैं। तो इस हवाले से भी बताइएगा कि ये चीज़ें आगे जो है कितना आपको फ़ायदा दे सकते हैं। असल में देखिए, एक अगर आप कंटेंट, अगर एक स्टूडेंट है बीएस इंग्लिश की या बीएस इंग्लिश का स्टूडेंट है, वो अपना टाइम जो है ना कि कहीं और वेस्ट करने के बजाय ई कॉमर्स में वो आ जाए कंटेंट राइटिंग की तरफ। सही, क्योंकि वो उसकी फील्ड है और अब आपके पास एएल भी है, आपके पास चैट जीपीटी भी है और आपके पास गूगल भी है। सर्च करें, वहाँ से मटेरियल बनाएं, लोगों को कंटेंट अच्छा लिख के दें, ठीक है। आप टूल्स भी हैं, आप जिससे चेक कर सकते हैं, प्लेजरिज्म भी चेक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें चेक करें और इजीली अपना अर्न कर सकते हैं। उसमें ना कोई इतनी एफर्ट है, ना इतना टाइम लगता है। पहले होता था आपने 5000 वर्ड्स का पूरा वो लिखा है और पाकिस्तान के मुताबिक बता रहा, पूरा 5000 वर्ड्स का आपने लिख लिया कंटेंट और जी लाइट चली गई है और आपने कंट्रोल एस भी नहीं दबाया हुआ। तो अब इजी है, अब इजी है, काफ़ी चीज़ें आसान हो गई हैं। फरहान, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और मेरे ख्याल में काफ़ी हमारे जो बच्चे हैं उनको इस तरह से गाइडेंस भी मिली होगी। खिजरा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहीं। इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। डॉक्टर शहजाद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो दूसरे गेस्ट हैं हमारे साथ वो हैं जी डॉक्टर बाबर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, दोनों एजुकेशनिस्ट हैं और आज हम थोड़ा एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे और सहाफ़त के हवाले से भी बात होगी, मीडिया के हवाले से भी बात करेंगे। इस टाइम जो रोल प्ले कर रहा है, सहाफ़त को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, जो हमारे नौजवान इसके प्रोफेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए ये आगे किस तरह जो है वो रोल प्ले कर सकता है, तो इस हवाले से बात करेंगे। साथ ही हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जो हमारे बच्चे हैं वो किस तरह तालीम हासिल कर रहे हैं, रिसर्च पे कितना काम हो रहा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज हम इनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं ना कि इस टाइम हम जो मीडिया का देख रहे हैं रोल, वो किस तरह है, बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं फ्यूचर से रिलेटेड? अच्छा सवाल है आपका ना, कि जहाँ तक मीडिया की रोल की बात है, इसको ना दो डायमेंशन में देखें। एक तो ये कि जो जैसे मीडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या जो इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव है या सर्टन एजेंडा लेकर मीडिया चल रहा है। तो और दूसरा ये कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। आपके सवाल के दो हिस्से हैं। अभी मीडिया के रोल को समझने के लिए ना पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, आपको उसका अंदाज़ा करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। अगर हमें पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा और हमें ये नहीं समझ में आएगा कि जनाब वो कौन से इदारे हैं जो पावरफुल हैं, वो कौन से इदारे हैं जो पूरी सिस्टम को चला रहे हैं, और क्या इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी है या रूल ऑफ लॉ है या नहीं है, तो डिफरेंट वेरिएबल्स और फैक्टर्स हैं, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा। और दूसरा रीज़न आप ये देखना है कि हमें मीडिया की जो पॉलिटिकल इकॉनमी है उसको भी समझना पड़ेगा। अब जनरली तो लोग कहते हैं कि मीडिया का काम है लोगों को एजुकेट करे, इन्फॉर्म करे, और जनाब लोगों को सोशलाइज करे। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया या दुनिया का जो मीडिया है ना, इट्स नॉट अ मिशन, इट्स एक्चुअली इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का काम क्या होता है? इंडस्ट्री का काम ये है टू गेन प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, टू ग्रैब द प्रॉफिट्स ऑफ अदर्स। ठीक है, मुनाफा कमाना, मजीद मुनाफा कमाना, और आपके जो मद्दे मुकाबिल हैं उनसे आपने मुनाफा मजीद, उनके भी मुनाफे को खींचना है, और वो लिंक कर रहा है टीआरपी के साथ ना। अब जो कुछ मीडिया पर दिखाया जा रहा है, अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, टेलीविजन की, टेलीविजन में जितने आपके चैनल्स हैं उनका एक पॉलिटिकल टिल्ट है, पॉलिटिकल पार्टी ए, बी और सी के साथ ना। अच्छा, अब उसको
उसको स्विंग कौन कर रहा है, स्पिन कौन कर रहा है इन सारी चीज़ों को, वो इदारे जो कि इस मुल्क को चला रहे हैं। पाकिस्तान किसी भी सूरत में एक आइडियल मुल्क नहीं है, ना जमहूरियत के हिसाब से, न सियासी जमातों की नशोनुमा के हिसाब से। यहाँ पर चीज़ें मैनिपुलेट की जाती हैं और मैनिपुलेशन में चीज़ें चल रही हैं। जो कल के हीरो थे वो आज के विलन हैं। हाँ। और जो कल के विलन थे वो आज के हीरो हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जैसे कहते हैं वॉइस ऑफ द पीपल इज वॉइस ऑफ द गॉड, कि जुबान खल को नकारा खुदा समझो। पावर कॉरिडोर में जो लोग हैं ना वो जुबान खल को ना समझने के लिए तैयार हैं और ना उनको इस बात की फिक्र है कि उनका इमेज एट स्टेक है। तो अनफॉर्चुनेटली जो एक फ्रिजाइल पॉलिटिकल सिस्टम होगा ना, एक ऐसा सियासी निज़ाम जिसमें इस्तेहकाम ना हो, एक ऐसा सियासी निज़ाम जो कि मौरूसियत पे मबनी हो, एक ऐसा सियासी निज़ाम जहाँ पर आप मखसूस मफादात को, चंद फैमिलीज़ के मफादात को प्रेफर करेंगे, तो वहाँ का मीडिया भी सरमायादार तबके, सिविल एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उनके एजेंडे पे काम करता है। तो पाकिस्तान का जो मीडिया है ना, अभी लोग क्यों शिफ्ट हुए हैं पाकिस्तान के मीडिया से डिजिटल मीडिया की तरफ से, क्योंकि आपको सिमिलर पैटर्न ऑफ न्यूज़ मिल रही है, सिमिलर पैटर्न ऑफ एजेंडा मिल रहा है। तो आपको काउंटर आर्गुमेंट के लिए डिजिटल मीडिया की तरफ जाना पड़ता है। आप डिफरेंट यूट्यूबर्स के जो व्यूज़ हैं उसकी मदद से कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा सर, आपकी बात काट रही हूँ, अभी हम यहाँ पर भी रह के अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि हम आज़ादी का नाम देते हैं, जाहिर है फ्रीडम होनी चाहिए, आप कुछ भी बोल रहे हैं उसके लिए आपको आज़ाद होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो अभी भी अगर डिजिटल मीडिया की तरफ भी लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप पाबंदियाँ हैं ना, वहाँ पर भी आप नहीं बोल सकते। अब उसकी जो रीज़न है देखें, 2023 में हम लोग हैं। हाँ। ये जिस तरह की हम लोगों ने टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, मैंने अपनी इस पर एक बुक भी लिखी हुई है कि पाकिस्तान में लास्ट 70 ईयर्स में मुख्तलिफ जो डिक्टेटर्स थे या सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने जो टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं ना, मौजूदा दौर में उन सारे टैक्टिक्स को कलेक्टिवली यूज़ किया जा रहा है डाइसेंटिंग वॉइसेस को, डिसएग्रीमेंट को दबाने के लिए। जब आप डिसएग्रीमेंट को दबाएंगे ना, आज के दौर में ना बहुत मुश्किल है। और ये मैं आपको प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, ठीक है, तो रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट होंगे। 1970 के इंतखाबात से हमें सबक सीखना चाहिए। 1970 में भी जो लोग पावर कॉरिडोर्स में थे ना, उन लोगों ने जो एंटिसिपेट चीज़ें की थी उसके यकसर मुख्तलिफ रिजल्ट्स आए थे। वो सोच रहे थे कि एक हंग पार्लियामेंट बनेगी, किसी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाएगी और वो जो डिक्टेटर था उस वक्त वो कंटिन्यू करेंगे। तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने कोई सबक नहीं सीखा है पिछले 70 सालों के अंदर ना। तो जो जिस तरह की सिचुएशन अभी बिल्डअप पाकिस्तान में हो रही है ना, अभी देखो 25 करोड़ आबादी का मुल्क है। 25 करोड़ की आबादी में जो आपकी जनरेशन अगर डेमोग्राफिक वाइज देखें तो मेजॉरिटी आपके पास यूथ की है और वो यूथ लिंक कर रही है न्यू मीडिया के साथ। न्यू मीडिया से मुराद सोशल मीडिया। अभी यू कैन नॉट स्टॉप द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, आप पाकिस्तान से रोक लोगे इंफॉर्मेशन के फ्लो को, आपको काउंटर नैरेटिव जो है आपके हमसाया मुल्क से भी आ रहे हैं, बेशक अगर वो प्रोपेगेंडे पे मबनी है, कुछ सच और झूठ का मिक्सअप भी होगा। तो जो ओपिनियन बिल्डअप होगी ना, वो ओपिनियन बड़ी अलार्मिंग है। मैं सिर्फ एक लाइटर से रेफर कर देता हूँ, आपके सारे चैनल ने दिखाया है कि एक पाकिस्तान की टॉप की एलिट की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने जो निगरान प्राइम मिनिस्टर से सवालात किए हैं, वो मेरा ख्याल है आई ओपनिंग है। आई ओपनिंग है एंड वन कैन फील द पल्स ऑफ द यूथ कि यूथ किस डायरेक्शन में सोच रही है। आप मुल्क को आइन और कानून के साथ खिलवाड़ करके नहीं चला सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब तो इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी हुई हैं कि अब अगर पिछले दौर में हम जाएं तो अब जिस तरह चीज़ें चल रही हैं तो तमाम चीज़ें अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है पहले की निस्बत। अच्छा, इसमें मज़ीद भी आपसे बात करते हैं, डॉक्टर साहब से जानेंगे। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का नाम तो एक मैं समझती हूँ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में नाम आता है, इस हवाले से बताइए किस तरह फैसिलिटेट कर रही है यूनिवर्सिटी? जी, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 1974 में इस्टेब्लिश हुई और ये मेरा ख्याल है गालिबन एशिया की पहली ओपन यूनिवर्सिटी थी जो यूके की ओपन यूनिवर्सिटी के मॉडल से तर्ज पे कायम की गई। और हमारी यूनिवर्सिटी का जो स्लोगन है वो एजुकेशन फॉर ऑल। तो ये वो यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान की वाइज यूनिवर्सिटी है जो मैट्रिक से लेकर PhD तक लोगों को तालीम दे रही है। और मैट्रिक, FA और एट योर डोर स्टेप, ठीक है। कुछ हमारे प्रोग्राम जैसे मैट्रिक है, FA है, BA है, वो ऐसे प्रोग्राम्स हैं इवन के MA तक जहाँ लोग घर बैठे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। हमारे स्टडी सेंटर्स हैं, असाइनमेंट्स वगैरह हैं, तो लोग घर बैठे अपनी एजुकेशन एनहांस कर रहे हैं। इसी तरह MPhil और PhD के प्रोग्राम्स भी हैं
और एक जो हमारी यूनिवर्सिटी ने पिछले कुछ अर्सों में, जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, डिजिटल मीडिया का दौर आ गया, तो एक जिद्दत हमने इख्तियार करी। अब हम LMS एक सॉफ्टवेयर है यूनिवर्सिटी का, और आ गई अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का अपना एक सॉफ्टवेयर है, आ गई LMS मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसके थ्रू स्टूडेंट को जो वर्कशॉप होती थी और इन पर्सन जाके अटेंड करना पड़ती, अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू हर और हिज स्पेस वो अपनी एजुकेशन हासिल कर सकता है। तो ये एक तरह की आसानी है। फिर हमारी यूनिवर्सिटी ने ट्रांसजेंडर के लिए बड़ा काम किया, ट्रांसजेंडर के लिए फ्री एजुकेशन है। बलोचिस्तान के लिए हमने काम किया कि वहाँ के जो बच्चे हैं उनको हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। जी सही है। अच्छा, अभी जिस तरह आप भी मैस कम्युनिकेशन के साथ आपका ताल्लुक है, डिवाइस डिपार्टमेंट से, आपका क्या कहना है इस बारे में, क्या राय है मीडिया के हवाले से? मीडिया के हवाले से मैं डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मीडिया जो, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि डिसेंटिंग वॉइसेस के लिए अब स्पेस नहीं, जो मीडिया लैंडस्केप है और बहुत सारे प्रेशर हैं मीडिया हाउसेस पे भी, जो वर्कर्स हैं, कुछ प्रेशर सामने है, कुछ सबलिमिनल प्रेशर हैं। तो ये फिनोमेना तो पाकिस्तानी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है, टू ग्रेटर एक्सटेंट एग्जिस्ट कर रहा है। और मेरा ख्याल है जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अब वो दौर नहीं रहा, वो सदी है 1923 में, अब आवाज़ों को आप दबा नहीं सकते। इन्होंने एक हवाला भी दिया एक इंसिडेंट का, तो मैं इनसे एग्री करता हूँ इस हवाले से कि ये सूरत हाल जो है इसके लिए ज़रूरी है कि अब मेरा ख्याल है काम करने की ज़रूरत है, और डेमोक्रेसी को इस मुल्क में स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है इन अ ट्रू स्पिरिट। अगर इन अ ट्रू स्पिरिट डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन नहीं होगी, मीडिया स्ट्रेंथन नहीं होगा, तो फिर जाहिर सी बात है जो जब मीडिया पाबंदियों में होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फ्लॉरिश करना। हमारे जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, हम उनको जब पढ़ाते हैं तो अब स्टूडेंट सवाल पूछते हैं, फ्रीडम, मीडिया फ्रीडम के हवाले से बात करते हैं। कुछ थेरी में, जैसे हम एक थेरी पढ़ाते हैं कि मीडिया एजेंडा सेटिंग थेरी है हमारी, तो हम कहते हैं मीडिया सेट्स पब्लिक एजेंडा। तो स्टूडेंट फिर पूछते हैं कि यार मीडिया का एजेंडा कौन सेट कर रहा है? हाँ। तो ये इस तरह के इश्यूज हैं जो फेस कर रहा है मीडिया। अच्छा, कितना इंटरेस्ट देख रहे हैं नौजवान हमारे? कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलें जी एज अ ऑप्शन आप जो है ना, आप मैस कम्युनिकेशन के साथ आप जुड़ जाते हैं। जी, तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट मैस कम्युनिकेशन में, अब मुझे अपेरेंटली लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आए हैं तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट बढ़ा भी है, लेकिन जब जॉब मार्केट आप देखते हैं, आप खुद मीडिया में, तो जॉब मार्केट स्क्वीज कर गई है। यानी एक ट्रेडिशनल डिग्री होल्डर जो मैस कम्युनिकेशन का पहले एग्जाम था, तो टू सम एक्सटेंट मुझे लगता है कि डिक्लाइन आया। लेकिन ये कि जो डिजिटल मीडिया के आने से ये हो कि हर स्टूडेंट, अब जो हम कहते हैं ना एंटरप्रेन्योरशिप का फिनोमेना, तो हर स्टूडेंट अपने कंटेंट खुद क्रिएट कर सकता है। अगर उसके पास डिग्री है और स्किल है तो वो बेहतर अंदाज में काम कर सकता है। सर, आप क्या समझते हैं आजकल वैसे क्या कहा जाता है कि अच्छा जिसके पास कैमरा है या जिसके पास माइक है तो वो अगर बाहर मार्केट में निकल गया तो बस उसको सहाफ़ी भी है और वो तमाम चीज़ें कर सकता है? देखिए, मतलब ये डिग्री ना भी हो तो, मतलब ये लिविंग इन एज ऑफ सिटीजन जर्नलिज्म ना, इंसानों की अगर हज़ारों साल की तारीख आप देखें ना, वी लव स्टोरी टेलर्स। स्टोरी टेलर्स हमें इंस्पायर करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो जर्नलिस्ट क्या है? जर्नलिस्ट दे आर एक्चुअली स्टोरी टेलर्स। तो दुनिया के बड़े बड़े ऐवानों में कम्युनिकेशन का बिजनेस होता है। इफ यू आर अ गुड कम्युनिकेटर यू कैन इंस्पायर एंड मिसमराइज योर ऑडियंस। आप क्या कर रही हैं? आप कम्युनिकेट कर रही हैं ना। हाँ। तो मीडिया का काम बुनियादी तौर पर कम्युनिकेट करना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब क्या ये फील्ड, इज इट अ कप ऑफ टी ऑफ एवरी इंडिविजुअल? आंसर इज नो। दो तरह के लोग, मैं आई यूज्ड टू से कि मीडिया की डिग्री के मुतालिक ना, और मैं इसको रिलेट करता हूँ लॉ के साथ ना, इट इज ईजियर टू क्वालिफाई द डिग्री ऑफ मैस कम्युनिकेशन, टू गेट द डिग्री इन मैस कम्युनिकेशन लाइक LLB, ठीक है, या BS आप कर रहे हो, बट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। तो इसका मतलब ये, अब इसको अगर हम ऐड ऑन करें तो इससे मुराद ये है कि अगर आपके पास कहने के लिए कुछ है, आपकी अगर क्रिटिकल अप्रोच है, अगर आप ओरिजिनल हैं, आप वेल रेड हैं, तो फिर आप मीडिया के लिए सूटेबल है। मतलब दो काम आपने करने हैं, एक आपको लिखना आता हो और दूसरा जो आप काम कर रही है। यू कैन कम्युनिकेट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आप फिलबदी बात कर सकें, आपका अपना एनालिसिस हो, आप साहिब राय हो। जब आप साहिब राय होंगे तो फिर साहिब राय वो होगा जो एनालिसिस कर सकता है, एनालिसिस की बेसिस पे चीज़ों को आगे लेकर चल सके। तो इंटेलेक्चुअली यू नीड टू बी ऑनेस्ट, और ये चीज़ें आपको आएंगी कहाँ से? आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो, आपकी रीडिंग अच्छी हो, आप इंटरव्यू कंडक्ट कर सकें। ये 3-4 क्वालिटीज़ का अगर आप में मजमू है ना, देन यू आर सूटेबल। अब मसला किनको है? जो मीडियोकर्स हैं। अब ये हर बंदे का फील्ड नहीं है, इसमें यू नीड टू बी मेंटली टफ,
आप मेंटली टफ होंगे क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी सिचुएशन में भी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है जो कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर है। हाँ। तो कमज़ोर दिल के हजरात के लिए ये प्रोफेशन नहीं है, चाहे वो खवातीन है या मर्द हैं। तो यूरोप में अगर आप और वेस्ट में बात करें अगर इस सब्जेक्ट की पॉपुलैरिटी की, तो वहाँ पर तो अमेरिका के आदाद शुमार हैं, अगर 500,000 यानी 5 लाख लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते थे ना, उसमें 50,000 जो है मैथ कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, कम्युनिकेशन, टेलीविज़न, फिल्म, उसके लिए लोग एप्लीकेशंस देते थे। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें। और पाकिस्तान में नंबर ऑफ मीडिया के जो डिपार्टमेंट्स देखें, जो स्कूल्स ऑफ कम्युनिकेशन बने हैं, उसकी तादाद बढ़ती चली जा रही है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में। और दूसरा इसको रिलेट कर दें कि जो भी दुनिया के बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ रही हैं ना, उनसे पूछा कि अगर दोबारा ज़िंदगी मिले तो क्या बनना चाहेंगे? टेलीविज़न एंकर्स, जर्नलिस्ट, एनालिस्ट। शाहरुख खान को देखें, शाहरुख खान की डिग्री किस में? मास्टर इन मैथ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो मैं आपको इतने सेलिब्रिटीज के नाम बता दूं, इवन पाकिस्तान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी बेनजीर भुट्टो, वो भी आपकी तरह टेलीविजन के आप तो खैर मॉर्निंग शो कर रही हैं ना, तो वो करंट अफेयर शो को होस्ट करती थी। शी वॉज द डॉटर ऑफ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इन दोज डेज। पाकिस्तान टेलीविजन पे उन्होंने काम किया है और उनकी ख्वाहिश थी कि दोबारा मौका मिले तो वो जर्नलिस्ट बनेगी। तो द सब्जेक्ट इज देयर, फेम भी है, पॉपुलैरिटी भी है, पैसा भी है। अब पता है एडवांटेज क्या है आज के दौर में? माजी में तो आप लोगों को ना रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी चैनल्स को, अखबारात को, यार प्लीज मेरा आर्टिकल पब्लिश कर दो। अभी तो बिकॉज ऑफ द डिजिटल मीडिया एवरीथिंग हैज बीन चेंज एब्सोल्युटली। आपको आपके पास ऑडियंस भी कहना नहीं पड़ता ना, आप अपनी राय आप कर सकते हो डिस्पाइट ऑफ ऑल प्रेशर्स। अब प्रेशर्स हर जमाने में रहे, अब उन प्रेशर को सरवाइव कौन कर सकता है? सही। अगर आप चाहते हो ना दुनिया में नाम बनाना है, सो विदाउट पेन देयर इज नो गेन। तो हुसैन के रास्ते पे अगर चलेंगे ना, फिर आप एस्टेब्लिशमेंट को भी देख लेंगे, फिर जितने भी एजेंसीज हैं जो प्रेशर बिल्डअप कर रही हैं, आप उनको भी फेस कर लेंगे। अगर नाम बनाना है, अगर गुमनामी की जिंदगी गुजारनी है ना, तो बड़े तरीके हैं। आप जब ऑफ एयर जाते हो ना, अगर बिलफर्ज आपको ऑफ एयर कर दें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पूरे मुल्क में आप पॉपुलर हो जाएंगी कि जनाब रोहित टेलीविजन की मॉर्निंग शो की होस्ट को ऑफ एयर कर दिया गया क्योंकि उनकी अपनी इंडिपेंडेंट सोच थी। जब आप जमाने के साथ चलते हैं ना, तो जमाना कभी भी आपको एक्नॉलेज नहीं करता। कहते ग्रेट मैन नेवर गो विद द स्ट्रीम्स। अजीम लोग जमाने के साथ नहीं चलते हैं। जब आप भेड़ चाल के कायल हो जाए ना, सारे लोग एक ही एजेंडे की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो वो कहाँ से लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे? तो जिंदगी में डिफाइनिंग मोमेंट आते हैं, तो उन डिफाइनिंग मोमेंट में आपने तय करना है कि आप यजीद की तरफ थे या हुसैन की तरफ थे। देन यू डिसाइड। तो मतलब नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव में आप पिक एंड चूज कर लें। अभी पैलेस्टाइन और इजराइल के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है, आपको पता है कि BBC, CNN और फॉक्स पर कुछ एंकर्स ने इजराइल की हिमायत करने से इनकार किया है, उनको जॉब से निकाल दिया गया। तो अब जिनको जॉब से निकाला गया है, तो उनकी इंडिपेंडेंट सोच थी, उनकी ओपिनियन थी, तो उन्होंने अपने असूलों पर ना सौदेबाजी नहीं की है। तो डेफिनेटली जब सिचुएशन बेहतर होगी, दे वुड बी एबल टू गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज। तो जमीर का सौदा नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत के अंदर ना, वरना तारीख आपको याद नहीं रखती है। अब आप ये तय कर लें कि आपने तारीख में जिंदा रहना है या वक्ती तौर पे अपने पर्स को भरना है। तो वक्ती तौर पे जो फायदा उठाने वाले लोग ना, दे वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। पाकिस्तान की 75 साल की हिस्ट्री बता रही है, बहुत सारे लोग आए और चले गए, अभी उनका कोई नाम लेवा भी बाकी नहीं है। सो आई थिंक वी नीड टू लर्न फ्रॉम द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री। अच्छा सर, आपसे भी जानना चाहूंगी, इस टाइम हम जिस तरह हम देखते हैं कि जदीद दौर है, इसमें आप सहाफत को किस तरह देखते हैं, या एक अच्छा सहाफ़ी जो है वो कैसे बन सकता है? मेरा ख्याल है जदीद दौर या सहाफत में, जो कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि जदीद दौर में अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस दोनों हैं। जैसे पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो कम थी, एक्सेस कम थी, प्रूफ रीडिंग जैसे न्यूज़पेपर में था तो वो एक मुश्किल काम था। अब प्रूफ रीडिंग के लिए सॉफ्टवेयर आ गए, अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट आ गए। तो अब मुझे ऐसे लगता है, अपेरेंटली लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है हमारे मीडिया ग्रेजुएट्स के लिए। ठीक है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, फिर मीडिया कन्वर्जेंस होगी, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे। मीडिया कन्वर्जेंस से ये हो कि एक ही बंदा डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे है, वो ट्रेडिशनल मीडिया पे भी काम कर रहा है, वो कन्वेंशनल मीडिया पे भी काम कर रहा है। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन ये कि यू नीड टू हैव अ नोज फॉर द न्यूज़। फिर आपने राउंड द क्लॉक काम करना है। अगर आप ट्रेडिशनल मीडिया पे काम करना है तो फिर आपको मीडिया में और इस प्रोफेशन में तो आपने वक्त की फिर परवाह नहीं करनी। हम कहते हैं कि जो एक रिपोर्टर है, एक साफिया या जर्नलिस्ट है, वो 24 आवर्स के लिए, लेकिन टेक्नोलॉजी के आने से एक ये बेहतरी आई स्टूडेंट की लाइफ में ओवरऑल कि दे कैन क्रिएट देयर ओन कंटेंट। वो चाहे वो
वीलॉग्स हों, ब्लॉग्स हों, वो सारे ये काम कर सकते हैं। क्योंकि हम सोशल मीडिया की तरफ हम ज़्यादा अब तवज्जो है ना, तवज्जो ज़्यादा सोशल मीडिया की तरफ। फेसबुक पे है तो लोग फेसबुक पे चले गए हैं, यूट्यूब पहले था तो यूट्यूब की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो थी, अभी भी लोग जो है वो यूट्यूब की तरफ हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि इंटरटेनमेंट की तरफ जो है ना वो ज़्यादा कंटेंट चला गया है। बिल्कुल ऐसी इवन कि सेलिब्रिटीज़ अगर आप देखते हैं तो एंटरटेनमेंट, जैसे टिकटॉकर, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल जो पार्टीज थी उन्होंने टिकटॉक एज अ प्लेटफॉर्म यूज किया, बड़ा इफेक्टिव। अच्छा यार ये क्या है, ये क्या प्लेटफॉर्म आया है, अभी हम देखते हैं तमाम लोग उसकी तरफ शिफ्ट हो गए हैं। इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है, लोग देखते हैं, उसकी व्यूवरशिप ज़्यादा है। तो ये हुआ कि मुझे, अब जैसे आप बात कर रही थी अपॉर्चुनिटीज़ क्या, और डॉक्टर साहब ने भी बात की, तो मुझे एक वाकया याद आ गया। एक बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं, तो वो कहते हैं यार मैं जब मैंने मैथ्स कम्युनिकेशन किया यहीं के ग्रेजुएट थे इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर के, कहते हैं मैंने 8-10 चक्कर लगाए जंग के, जब भी जाता तो मुझे नो कर देते, कल आएगा परसों आएगा। तो अब आप देखें कि टेक्नोलॉजी के आने से कितना फ़र्क पड़ गया। आपके पास टैलेंट है, आप अच्छा लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो आप उस फोरम के थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ। अच्छा, अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए अभी हम जब देखते हैं तो हमारे शो में एक सहाफ़ी, बड़े सीनियर सहाफ़ी आए, तो मैंने उनकी जर्नी से रिलेटेड उनसे बात भी की, लेकिन बड़ा मैंने उनको मायूस देखा। मतलब मैं सर इसमें बात करूंगी कि हम नौजवानों को अभी देखते हैं तो नौजवानों में एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी है, एनर्जी भी है, कुछ करना भी चाहते हैं। Exactly. पर हमारे यहाँ थोड़ा सा ये आ जाता है कि उस तरीके से प्लेटफॉर्म जो है ना आपको मिल भी जाए तो आपको आज़ादी नहीं है, फिर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं, लोग डरे हुए भी हैं। हाँ जी। इसमें आप क्या समझते हैं? वो तो कहते हैं मैं अपने बच्चों को सहाफ़त की तरफ, मतलब उन्होंने बड़े क्लियरली बोला कि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे सहाफ़त में आए या मेरे बच्चे उसी राह पर चलें, या जो मैंने तकलीफ़ें देखी या मेरा जो दौर था मैंने उसमें जिस तरह अपने आप को लेकर चला और जो मेरी जर्नी, आज मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे इसको ऐसे ले लें कि आई हैव a little bit exposure and experience to visit the different part of the world. दुनिया के 20 से ज़्यादा मुल्कों में मैंने विजिट किए। जब आप मुख्तलिफ प्रोफेशन के लोगों थे, चाहे लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में हैं या जर्नलिस्ट हैं, मेजॉरिटी जो लोग हैं ना बच्चों के मामले में इंसान ना ओवर प्रोटेक्टिव हम लोग होते हैं। औलाद आपकी कमज़ोरी होती है। तो जो मुश्किलात तकलीफें आपने उठाई होती है ना, आप चाहते हैं उसमें कंटिन्यू ना करें। मैंने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में दो माह पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी, तो मैंने उनसे सवाल किया यार अपने बच्चों को आप चाहोगे कि पुलिस सर्विस ज्वाइन करें? तो कानों को हाथ लगा रहे थे कि हम भी चाहेंगे कि हमारे बच्चे पुलिस सर्विस में आए। एक्सेप्ट वो कहते हैं अगर आए भी तो आए, अगर वो पुलिस सर्विस ज्वाइन करें तो थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम आए और ASP के तौर पर ज्वाइन करें, सब इंस्पेक्टर ASI में। स्टेट बैंक के जो सीनियर लोग हैं वो अपने बच्चों को बैंकिंग सेक्टर में नहीं लाना चाहते हैं। अब क्योंकि इंसान जो है ना, अब मेरा तो अपना ही ख्याल है कि रादर देन के हम बच्चों की डायरेक्शन सेट करें, दुनिया में लोगों ने जो तरक्की की है ना, लेट द पीपल डिसाइड अबाउट देयर ओन प्रोफेशन व्हाट एक्चुअली दे वांट। हम बदकिस्मती से इस दुनिया में अपने वालिदैन के अधूरे ख्वाबों की तकमील के लिए आए। अच्छा सर, इसको कंटिन्यू करेंगे, लाजमी इस पे बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि पेरेंट्स का भी हमारे ऊपर ज़रा प्रेशर, वाकई आपकी बात ठीक थी कि हमारे यहाँ ये होता है कि बच्चों को स्पेशली होता है कि पेरेंट्स की चॉइस पे चलना पड़ता है कि अच्छा आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। हमारे पास 3-4 पेशे हैं जिन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर हम थोड़ा मीडिया वाली साइड पर जाए ना तो थोड़ा पेरेंट्स को एतराज़ हो जाता है, यार तुम लोगों ने कौन सी फील्ड जो है वो ज्वाइन कर ली है। देखिए इसकी जो रीज़न है ना वो आपकी सोसाइटी का माइंड सेट है। अनफॉर्चुनेटली ना हमारी जो सोसाइटी है ना, अगर मैं खुल के बात करूँ, मुनाफकों का माशरा है ये वाला ना। मतलब अभी लोग सेलिब्रिटी से ऑटोग्राफ लेना चाहेंगे, उनके साथ तस्वीरें उतारना चाहेंगे, ठीक है ना। तो अगर वो कहें कि यार ये लड़का या लड़की ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ आना है तो जवाब नो हो जाएगा। तो ये कंफ्यूज्ड सोसाइटी, मेजॉरिटी लोग कंफ्यूज है यहाँ पर ना। आपने जो भी प्रोफेशन करना है सर्टन एथिक्स में रहकर, सर्टन बाउंड्रीज में रह के आप उस प्रोफेशन को कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारी सोसाइटी में भी यही मसले मसाइल लोगों को ज़्यादा दरपेश हैं। दूसरा जो है ना, मनी मेकिंग हमारा माइंड सेट है इस मुल्क में ना। पैशन आपका पैशन साइड पे चला गया है। आपने मेडिकल प्रोफेशन की भी बात की ना, आप एक जनरल सर्वे करवा लें पेशेंट से, लोग डॉक्टरों को तशबीह देते हैं बुचर के साथ, ठीक है। हमारे डॉक्टर्स जो प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठे हैं या पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में बैठे हैं, वो तो प्रॉपरली, सारों की बात नहीं कर रहा हूँ,
बट लेकिन सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ जो फिजिशियंस हैं या सर्जन हैं वो अपना काम प्रोफेशनल वे में नहीं कर रहे। जब मनी इज गोइंग टू बी ऑल एंड एंड ऑल, तो वहाँ से सोसाइटीज़ का जवाल स्टार्ट हो जाता है। तो आपने कभी सोचा है ये आपका जो जहाँ पर ये रोही का ऑफिस है, इसके सामने जो बड़े बड़े बंगलास बने हुए हैं, ये ब्रिटिश कॉलोनियल राज की रिफ्लेक्शन है। ऐसे ही है। जो डीसीज कमिश्नर जो डीपीओ के घर है ना, ये मैं लंदन, पेरिस, ब्रसल्स, ठीक है, फ्रैंकफर्ट, न्यूयॉर्क, मैं आपको मुल्कों के नाम, शहरों के नाम गिनाना चाहूँ ना, मैंने वहाँ कोई डीसी कमिश्नर्स के बड़े बड़े बंगलोज नहीं देखे। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारी तो पूरी सोसाइटी का ना, इसकी तो ओवरहालिंग की जरूरत है। प्रोटोकॉल सबको पसंद है। आप ये देखो कि ये जो हमारी लीडरशिप एग्जाइल में रही है, वहाँ पर कितना प्रोटोकॉल था। एजवर रोड की गलियों पर और सड़कों पे लोग अकेले घूम फिर रहे थे, ठीक है। तो ये यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ का सोशल सिस्टम, इसमें ना रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो जो वो सोसाइटी जो वीवीआईपी प्रोटोकॉल में जकड़ी हुई हो, हम उससे एक्सपेक्ट करेंगे यार वहाँ चीजें बेहतर होंगी। यहाँ तो आपके उलमा जो हैं 4-5 करोड़ की गाड़ी से नीचे ट्रैवल नहीं करते, वो दर्स दे रहे हैं लोगों को सादगी और किफायत शारी का, ठीक है। ब्रांड्स उन्होंने अपनी लॉन्च की हुई हैं। तो ये बहुत सारी चीजें, मैं बता रहा हूँ कि ये बड़ी कंफ्यूज सोसाइटी है। इनके लिए पैसा ही खुदा है। अंग्रेजी में बोलते हैं दे आर इन अ ट्रबल ऑफ गोल्ड फीवर। जब गोल्ड का आपको बुखार हो जाए तो डेंगू से खतरनाक बुखार है। और अच्छा, हमारे यहाँ वो ये बात है जैसे, क्योंकि हम इतने मुआशी मसाइलों में फंसे हुए हैं ना, इतने उलझे हुए हैं। अच्छा, अभी हम अपने बच्चों को भी शायद यही सिखाते हैं कि आपने जो है वो पैसा कैसे कमाना है, या कौन सा ऐसा पेशा है जिसके साथ आप मुंसलिक होंगे तो आप एक अच्छी और लग्जरी लाइफ जो है वो आप गुजार सकते हैं। ऐसा है सर? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप सही कह रही हैं, क्योंकि बेसिक देखिए इंसान का मसला शुरू माश से होता है। हाँ। इंसान आज़ादी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, जब तक फाइनेंशियली बंदा आज़ाद नहीं होगा, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी से नहीं निकलेगा तो उस तरफ आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले तो ये एक बुनियादी इशू है, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि पॉवर्टी इज़ द मदर ऑफ ऑल क्राइम। तो माशी मसला वालिदैन के लिए सबसे पहला मसला यही होता है कि यार माशी इकोनॉमिक कंडीशन मेरी बेहतर हो जाए। तो ये एक सोशल इशू है। इसमें मैं थोड़ा ऐड ऑन कर दूं ताकि आपकी गुफ्तगू राइट डायरेक्शन में आ जाए। जी जी, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है। हाँ। जो हिर्स और लालच जो है ना, हिर्स और लालच तो अनफिनिश्ड एजेंडा है। आप अपनी 7 नस्लों को संवारना चाह रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में मैं आपको बताता हूँ, मैं टेक्सास गया यूएस में ना, तो वहां पर पाकिस्तान के एक रिटायर्ड सीनियर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बंदे के, उसने एक इंटरनेशनल पिज्जा चेन को उसने फ्रेंचाइज ली हुई थी। अब आप कुछ सोचो कि अब एक बंदा ग्रेड 2021 का है ना, उसको रिटायरमेंट पे जो पैसे मिल रहे हैं वो लेस देन $1 लाख है, बल्कि $50,000 के लगभग रकम मिल रही है। तो $50,000 से तो भाई आप कोई फ्रेंचाइज परचेज नहीं कर सकते। पैसा इश्यू नहीं है, पैसा है कि आपने अपनी अगली 7 नस्लों को संवारना है। ये मुल्क यहाँ तक जो पहुंचा है ना, इसके पीछे आपकी अशराफिया फुली रिस्पॉन्सिबल है, उसके बाद अवाम उन्नास। क्योंकि जिसको जहां मौका मिला है ना, उसने इंजेक्शन लगाया है इस मुल्क को ना। ये जो हमारे ये तो है, ये तो अच्छा। तो पैसे पे मुझे इशू नहीं है। और आपने एक मुतमईन जिंदगी गुजारनी है ना, आप मुतमईन जिंदगी के लिए आपको मेंटली रिलैक्स होना जरूरी है। ठीक है ना। हम देखते हैं यही चीजें हमारे यहाँ अब, क्योंकि उसी तरीके से ना अब हम जहनी तौर पे शिकार हैं मसाइलों का, तो वो इसी वजह से है कि हम बहुत ज्यादा कुछ मैंने पहले से कुछ ज्यादा पाना चाहते हैं। तो ये चीजें जब आपके रिसोर्सेज, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपीज में जो 90 रुपीज है उस पर 5% तबका काबिज हो और बाकी 10 रुपए आपने बांटने हो 24 करोड़ लोगों में, तो 24 करोड़ जो लोग हैं दे आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। और वो जो 5% तबका है उसके पास 90 रुपए हैं और उसने उन कार्टर्स ने वो पैसा आपस में तकसीम कर लिया। पाकिस्तान का मसला ये है। दूसरा, जो हमारी अब पब्लिक है ना, उसने भी अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया है कि यार पाकिस्तान का असल मसला क्या है। आप दोबारा आजमाए हुए लोगों को पावर कॉरिडोर्स में लेकर आएंगे तो भाई जिन्होंने 30-40 साल के अंदर मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया, तो अगले 40 साल में वो उसको मजीद लेकर जाएंगे गहराई के अंदर में। चलिए, हम तो हमेशा एक दुआ करते हैं, मैं अक्सर बात करती हूँ, हमारा जो पाकिस्तान है हम तो चाहते हैं कि ये बेहतरी की तरफ जाए, मुल्क हमारा जो है ना वो तरक्की की तरफ। मैं आपको एक थोड़ा क्लियर कर दूंगा। आई थिंक बैठे ना, हमने लोगों को सोशलाइज करना है। ये दुआओं से मसला हल होने वाला नहीं है। ठीक है। अब उसकी मैं रीजन देता हूँ आपको ना। अब आप देखें, आप अपने प्राइम यूथ में आप मौजूद हैं, पिछले 20-25 साल से आप सुन रहे होंगे हम इसराइल को बर्बाद करने की हर जुम्मे को दुआ मांगते हैं।
हर जुम्मे में, हर ईद के मौके पे, हर रमज़ान में अल-कुद्स डे मनाते हैं। और अभी इजराइल जो है, इजराइल ने पिछले 20-25 दिनों में मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ जो सलूक किया है ना, माइट इज़ राइट है दुनिया में। तो मुसलमानों को ना एक तो लॉजिकल होना पड़ेगा और रैशनल होना पड़ेगा। देखो जब तक आप टेक्नोलॉजिकली आगे नहीं आएंगे, आप खाली दुआएं पता किन की लगती हैं, जो रूहानियत के अजीम दर्जे पर मौजूद हों। एक ऐसा माशरा जिसमें लोगों की एक सिग्निफिकेंट नंबर मुनाफिक हो, और ब्लैक के पैसे से आप उम्रे हज भी करें, और आप ये सोचें जी दुआएं हमारी लग जाएंगी, तो ये दुआओं के पीछे ना लगाएं। आप अपनी ऑडियंस को गलत डायरेक्शन पे लेकर जाएंगे। और मजहबी तबका आपकी सरमायादार तबके के साथ मिला हुआ है, और पब्लिक को पता आप सेटिस्फाई कैसे कर रहे हो। यार ठीक है यार, अब यहाँ मुश्किलात उठाओ, आगे आपके लिए आने वाली जो जिंदगी है ना, वो बड़ी बेस्ट लाइफ होगी। तो कुछ वो प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ लेके आए ना लोगों को। और मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पे मीडिया को भी अपना रोल प्ले करना होगा, क्योंकि जब प्रेशर आते हैं तो फिर बिल्कुल मीडिया चुप हो जाता है। आप अगर इलेक्शन की कैंपेन देखें 4 साल पहले, एक चैनल की कैंपेन कुछ और तरह से, फिर मीडिया का स्लांट किसी और तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे मीडिया को भी अपना रोल प्ले करना होगा, क्योंकि एक 4th पिलर ऑफ स्टेट जब हम कहते हैं, तो मीडिया को भी इस हवाले से अपना रोल तो प्ले करना चाहिए, अवेयरनेस के हवाले से, या प्रैक्टिकल अप्रोच, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रैक्टिकल अप्रोच की बड़ी ज़रूरत है। अच्छा, मीडिया कर भी रहा हो ना, तो वही सर वाली बात आप दोनों की एक सेम बात थी कि हमारे यहाँ उस तरीके से जो है वो आज़ादी नहीं है बिल्कुल। हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं ना, उनको बहुत लिमिटेड किया हुआ है। हाँ जी। अच्छा, आपने इस चीज़ से थोड़ा सा आगे गए तो आप एंड है आपका। तो लोगों के लिए भी बड़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अपने मुल्क में देखें तो बहुत ज़्यादा एक माफिया भी इस तरह का है कि आपको उस चीज़ से आगे निकलना ही नहीं देता। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सर, जिस तरह हम अपनी तालीम एजुकेशन पे बात करें, आप नहीं समझते अभी जो हमारी करंट हमारी कभी प्रायोरिटी में रही नहीं कि हमने एजुकेशन पे फोकस करना है, या हमने अपने तालीमी मेयार को बेहतर करना है कि हमारे जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो इस स्टेज पर आए कि जहाँ हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जा सके, क्योंकि हमारे यहाँ पे नौजवानों का ज़्यादा है माशाल्लाह से। अगर आप देखें, अब सर्वे ऑफ पाकिस्तान भी उठा के देखें तो यूथ का प्रोपोर्शन हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा, जो जिनको हम एनर्जाइज कर सकते हैं, उनको चैनलाइज कर सकते हैं। लेकिन अब बदकिस्मती से अगर आप बजट को देखेंगे तो जो बजट है उसमें एजुकेशन के लिए बहुत कम, मतलब अमाउंट जब कम होगी तो ऑब्वियसली जो, अब चूँकि डॉक्टर साहब भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ अब फाइनेंशियल क्राइसिस में, अब यूनिवर्सिटीज़ वो इदारे होते हैं जो टॉप लेयर पे होते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं। कहते हैं ना कि यूनिवर्सिटीज़ आर देयर फॉर द क्रिएशन ऑफ नॉलेज। तो फंड्स का इशू है, फंड्स नहीं इशू होते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, या रेड टेपिज्म, या गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है एजुकेशन। तो ये इशू दोबारा एग्जिस्ट कर रहा है मुल्क की सतह पे। अच्छा, रिसर्च के हवाले से आप क्या समझते हैं, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी किस तरह काम कर रही है? जी, रिसर्च के हवाले से हमारे जी 4 फैकल्टीज़ हैं, जैसे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज है, अरेबिक है, और तमाम फैकल्टीज़ PhD MPhil प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, और रिसर्च का मयार किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप कंपेयर कर लेंगे, हमारे मीडिया ग्रेजुएट्स भी आप कंपेयर कर लें तो बहुत बेहतर आ पाएंगे। एक परसेप्शन है कि ये फासलाती निज़ाम तालीम है, लेकिन PhD के हवाले से हमारे जितने भी PhD प्रोग्राम्स हैं वो फेस टू फेस हैं, चाहे वो साइंसेज के हों, सोशल साइंसेज के हों, एजुकेशन के हों, या इस्लामिक स्टडीज़ के हों। हाँ। तो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एक मेन स्ट्रीम में कंट्रीब्यूशन है, और ख़ास तौर पर ये हमारी यूनिवर्सिटी का एक जो प्लस ये भी है कि ऑलरेडी जो प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे किसी साइंसी इदारे में काम कर रहे हैं, किसी तालीमी इदारे में काम कर रहे हैं, तो वो यहाँ से MPhil PhD करते हैं, तो यूँ समझे कि एक वैल्यू एडिशन है, वो एक बेहतर अंदाज में कंट्रीब्यूट कर रही है, वो भी मौजूद है। और यूनिवर्सिटी की अगर आप शमूलियत देख लें तो एक, अब यूँ समझ लें कि एक डबल डोज इफेक्ट्स आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स भी हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, और यूनिवर्सिटी के MPhil PhD प्रोग्राम्स हैं। हमारे पास बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जो हमारा मीडिया डिपार्टमेंट है वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट है, इसी तरह साइंसेज के हैं, तो तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और प्लस ये कि हर एज के लोगों को अवेलेबल है, जो एडमिशन लेना चाहे, जिस वक्त लेना चाहे, वो एडमिशन ले सकता है। सही। सर, आप क्योंकि BZU के साथ इस टाइम काम भी कर रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं इस टाइम यहाँ पर रिसर्च के हवाले से कितना काम हो रहा है? या अब हम, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम यहाँ पे PhD के हवाले से बात करें या डिफरेंट हम अपने सब्जेक्ट्स के हवाले से बात करें? आई थिंक मतलब अगर तो इसको 2 तरह देख सकते हैं। पाकिस्तान के अगर कंपैरिजन करें वेस्ट के साथ या तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ, उनसे तो हम बहुत पीछे हैं। आई विल नेवर पेंट द रोजी पिक्चर ना, क्योंकि हमारे और उनके जो माशरे में जो डिफरेंस है वो तकरीबन
70 to 100 ईयर का गैप है, तो उसके बावजूद भी जो काम हो रहा है वो अभी सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर है। मजीद रिसर्च, मतलब हमें जो रिसर्च हो रही है या जो मजीद होनी चाहिए रिसर्च। मेरी एक अमेरिकन प्रोफेसर से बात हो रही थी कि रिसर्च का मैंने एक प्रपोजल उसको सबमिट करवाई, तो वो थ्योरेटिकल रिसर्च थी। उसने मुझे कहा कि यार अगर आप अमेरिका आना चाहते हो ना, आप रिसर्च का वो टॉपिक और मौजू मुंतखब करें जो आपके समाज का मसला हो। सिर्फ उस रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च ना करें जो लाइब्रेरी की जीनत बन जाए। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, वो उसकी स्पेशलाइजेशन थी HIV के अंदर। तो मुझे उसने कहा कि आप ये देखो कि मैं काम करना चाह रहा था इमेज ऑफ पाकिस्तान पर। उसने कहा जी कि आप HIV और कम्युनिकेशन चैनल्स आप इस पे काम करें और आप ये देखें कि HIV फैलने की रीज़न क्या है। अगर आपके मुल्क में HIV के केसेस हैं और वल्नरेबल कौन लोग हैं और किन की वजह से फैल रहा है, तो फिर बात हुई कमर्शियल सेक्स वर्कर की। उसने मुझे कहा कि अगर आप अपना प्रपोजल दें कि वाई द कमर्शियल सेक्स वर्कर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग HIV, और उनको हमने कैसे एजुकेट कर सकते हैं ताकि आपकी रिसर्च की फाइंडिंग की वजह से आपके समाज में एक मसले का सलूशन निकले। तो हमें, मेरा ख्याल है, जो यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को सोचना चाहिए और जो यंग स्कॉलर्स हैं, आप वो मौज़ूआत लें जिनका ताल्लुक आपकी सोसाइटी, आपकी इकनॉमिक्स और मीडिया के साथ हो, ताकि मिसाल के तौर पर रोही टेलीविज़न है। अब अगर रोही टेलीविज़न पर हम लोग एक अप्लाइड रिसर्च कर सकते हैं कि रोही टेलीविज़न की TRP कैसे मजीद बढ़ाई जा सकती है, इसके ऑडियंस का साइज़ कैसे आप मजीद बेहतर कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी और रोही टेलीविज़न आपस में दोनों कोलैबोरेट करें तो हमारी रिसर्च की फाइंडिंग से रोही टेलीविज़न की फाइनेंशियल वायबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। तो हमारे यहाँ अभी जो वेस्ट में रिसर्चेज हो रही हैं ना, वो लोग BBC, CNN, फॉक्स, न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, यानी कि वो मसला जो आपकी फील्ड का मसला हो उससे रिलेटेड अगर हम रिसर्च करेंगे फिर तो फ़ायदा होगा। अदरवाइज अगर फॉर द सेक ऑफ डिग्री कर रहे हैं वो तो ढेर लगा हुआ यूनिवर्सिटी में। हर साल दर्जनों लोग अपने थीसिस मुकम्मल कर रहे हैं और दोबारा वो इसे पढ़ने की जहमत भी नहीं करता है। अच्छा, हमने काफ़ी लोग यहाँ जैसे कि डिग्री ली, हमने मैथ कम्युनिकेशन के साथ जुड़े या जिस भी डिग्री के साथ जुड़े, उसके बाद उनका ये होता है कि बस ठीक है, आपकी एक अच्छे मार्क्स होने चाहिए, अच्छे आपके उसके साथ जुड़े, बस आपने जॉब की हद तक है, आपने उसको कभी उसको एक्सप्लोर करने की हम लोगों ने कभी कोशिश नहीं की। देखो, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना मैथ कम्युनिकेशन का, इसमें CGPA मैटर ही नहीं करती। जो बेस्ट हमारे CGPA वाले लोग होते हैं वो मीडिया में आते ही नहीं है। हाँ। क्योंकि ये तो सब्जेक्ट डील कर रहा है आपकी क्रिटिकल अप्रोच के साथ, क्रिएटिविटी के साथ ना, और वो शख्स जो मार खाने के लिए तैयार है, फिजिकल मार से मुराद ये कि एक्सपीरियंस की मार खाने के लिए तैयार है, उसके लिए प्रोफेशन है। मार्क्स आपके मैटर करते हैं मेडिकल प्रोफेशन में। यहाँ अगर किसी को लिखना नहीं आता, CGPA उसकी 3.8 हो, आप उसको माइक के सामने खड़ा कर दें, वो 10 सेकंड माइक ना फेस कर सके, तो उसका A ग्रेड किसी काम का नहीं है। सही, ठीक है। तो ये तो प्रोफेशन है। वो लोग जो वेल रेड हैं, जो ओरिजिनल हैं, जो दोज कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स और पैशनेट हैं। जैसे आपके रोही में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट काम कर रहे हैं, ये हमारे बहुत सारे स्टूडेंट वो हैं जिनका A ग्रेड नहीं है, लेकिन वो प्री डिसाइडेड थे, प्री डिटरमेंट थे कि उन्होंने मीडिया की फील्ड ज्वाइन करनी है। तो अगर तो कोई शख्स ये सोचता है ना कि मैं 6 महीने में टॉप पर पहुंच जाऊंगा, तो ये उसकी भूल है। ये प्रोफेशन आपको पे करता है कई सालों के बाद ना, जब आपने अपने आप को सीखना है, सीखने के बाद इस्टेब्लिश होना है, इस्टेब्लिश के बाद साउथ से पॉपुलर होकर आपने पहुंचना है इस्लामाबाद, लाहौर में। अच्छा, क्योंकि जनूबी पंजाब में हम यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ वाकई उस तरीके से अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अच्छा, फिर उस तरीके से कंपटीशन भी नजर नहीं आता। यहाँ के लोग यहाँ यहीं तक ही रहना चाहते हैं, यहाँ से आगे नहीं जाना चाहते। देखो, मुल्तान के मुतालिक एक मशहूर है, हम हर एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमारे बोलते थे, ईदगाह का जो इलाका है ना, तो जब एक ज़माना तो लोग ईदगाह क्रॉस करते थे, ऐसा परदेसी ठीक है। तो मुल्तान के जो लोग हैं ना, वो जो ना, उनको ना होम सिकनेस वाला बड़ा मसला है। मतलब वी लव आवर टेरिटरी, वी लव दिस रीजन, तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो वो सफ़र वसीला सफ़र है, हिजरत करेंगे तो चीज़ें ऐसी होंगी। लेकिन आप ये देखो, लास्ट बात कर देते हैं, फिर डॉक्टर साहब को मौका दे देता हूँ। कंपटीशन नहीं है ना, रोही फिर भी ब्लेसिंग है, फ्रैंकली स्पीकिंग। इसलिए मैं रोही पर आया हूँ, क्योंकि रोही की जो आपकी जो व्यूवरशिप है ना, वो मैं डॉक्टर साहब को बता रहा था कि मुल्तान में लोग मेन स्ट्रीम से ज़्यादा रोही टेलीविजन देखते हैं। उसकी वजह ये है कि आप लोकल कल्चर को, आर्ट को, पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं।
मतलब यहाँ के अंजमन ताजरान हो या ट्रेडर्स हो या बिजनेस कम्युनिटी, शायद ही वो कभी मेन स्ट्रीम पर आ पाते जो वही ने उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। बिल्कुल ऐसे और ये पता है आपका, आप किस मॉडल पे चल रहे हैं? आपका ये जो टेलीविजन सिटी42 हो या मुल्तान का ये चैनल हो या किसी भी फैसलाबाद में या पिंडी में चैनल हो, ये अमेरिकन मॉडल है। अमेरिका के अंदर जो वहाँ के जो अमेरिकन है ना, वो नेशनल मीडिया से ज्यादा लोकल मीडिया में इंटरेस्ट लेते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमने 60 साल जाया किए, लोकल इश्यूज को हमने इग्नोर किए। तो ये मैं फिर भी समझ रहा हूँ कि आपसे पहले वसेब था, वसेब के बाद आप लोग आए, और आप लोग आए और मार्केट आपने कैप्चर कर ली, और हो सकता है आपके कंपटीशन में आने वाले दौर में लोग आपके कंपटीशन में। बिल्कुल ऐसे ही है। सर आप क्या कहना चाहिए? डॉक्टर साहब जैसे बात कर रहे थे तो मरकज में बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं, जैसे मेरा जो पीएचडी है यहीं से इस्लामिक यूनिवर्सिटी बावलपुर से, तो आपके चैनल के हवाले से ही हैं, एक हमारी कुलीग हैं यहाँ से, उन्होंने करियर शुरू किया, अब वफाक में एपीपी में बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं। तो वो ये कह रहा था कि ये प्लेटफॉर्म है, एक ये चैनल है जो कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है साउथ पंजाब के यूथ को, और दे आर सर्विंग अक्रॉस द ग्लोब, और सेंटर में अच्छे खासे, फेडरल में अच्छे खासे आपके जर्नलिस्ट मौजूद हैं। अच्छा, फिर वही आ जाता है ना कि हम लोगों ने बस डायरेक्शन की जरूरत है हमारे बच्चों को, स्पेशली हमने उनको एक डायरेक्शन देनी है कि उन्होंने वो क्या कर सकते हैं, या उनकी हम एबिलिटी को देख सकते हैं कि वो किस चीज में ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। हमें उन्हें चैनलाइज करने की जरूरत है, हालांकि टैलेंट इज देयर, पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत कमी नहीं है, कमी नहीं। अब देखें ना, जो अब ब्रेन ड्रेन की अब बहुत डिस्कशन हो रही कि यूथ छोड़े जा रहा है और वेस्ट जा रहे हैं, तो वो एक्सेल करें अपनी फील्ड में। जस्ट फर्क तो सर्कमस्टांसेस और एनवायरनमेंट का है ना, वरना वही यूथ यहाँ पे है, वही यूथ वहाँ पे भी है। लेकिन असल चीज है कि हमें अपने यूथ को चैनलाइज करना होगा। बहुत बड़ी वर्क फोर्स है, बहुत बड़ी पावर है हमारे मुल्क। अच्छा, इसमें ना आप एक ऐड ऑन कर लें जो साउथ पंजाब और सराइकी बेल्ट के साथ है। बदकिस्मती से ना, अनइंटेंशनली या इंटेंशनली, साउथ के लोग अपने आप को ना एहसास कमतरी का शिकार है। उनमें पोटेंशियल की कमी नहीं है, ठीक है ना। एक तो उनको सेल्फ बिलीव उनमें पैदा हो जाए। मतलब मैंने ये जो लाहौर इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाने का मौका मिला है, हमारे यहाँ जो BZU का लाहौर कैंपस था, उनके स्टूडेंट्स आए, तो उनमें और हमारे स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस क्या था? लाहौर की जो लड़कियां थी, दे नो हाउ टू कैरी देमसेल्फ ना। हमारी बच्चियां मतलब लिया, महमूद कोट, मुजफ्फरगढ़, बिहाड़ी, यहाँ से आए हुए, नॉलेज में बेहतर थी, लेकिन अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। तो मैं इनको कहता था, यार ये लाहौर के लोगों को मैं उनके साइज में वापस लेकर आया, यार साउथ को आप अंडर एस्टिमेट ना करो, साउथ में बड़ा टैलेंट मौजूद है, बहुत पोटेंशियल मौजूद है। क्योंकि एक तो यहाँ पर सोशली और इकोनॉमिकली लोग बैकवर्ड हैं और बैकवर्ड उनको रखा गया है। तो अदरवाइज अभी आप जैसे आप बैठी हैं, आपको किसी भी चैनल पे बिठा दें एज अ होस्ट, यू कैन इजीली कंडक्ट अ प्रोग्राम, चाहे वो मेन स्ट्रीम का चैनल हो। तो पोटेंशियल यहाँ मौजूद है, सिर्फ यहाँ के लोगों को अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। यकीन, उनको यकीन हो, देन दे वुड बी एबल टू फाइट। और यहाँ से जो लोग निकले हैं ना, फिर ये जो वसेब है, जो मट्टी है, इससे अपना रिश्ता मत तोड़ें। अच्छा, टूट भी नहीं सकता। और दूसरा ये कि फिर ये मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि यार, डिस्पाइट आई एम उर्दू स्पीकिंग, मैं इनको कहता हूँ यहाँ के सराइकी स्पीकिंग लोगों को दे मस्ट लव देयर लैंग्वेज, देयर ट्रेडिशंस। मरी में और नॉर्दर्न एरियाज में जाकर अपनी सराइकी छोड़ के उर्दू में बात करना ना शुरू कर दें, अंग्रेजी में बात करना ना शुरू कर दें। ये सर बड़ा इशू है हमारे यहाँ ना, बच्चों को स्पेशली कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने काफी लोगों, फैमिलीज को देखा जो खुद तो सराइकी हैं और बड़े अच्छी फैमिलीज के साथ, लेकिन वो अपने बच्चों में वो सराइकी जो है वो जुबान बोल भी नहीं पाते। ये सराइकी नहीं, ओवरऑल डॉक्टर साहब ये पूरे पंजाब का डायलेमा है। आप KPK चले जाएं, जो पश्तो स्पीकिंग है वो पश्तो में ही बात करते हैं, बलोची हैं बलोची में, ये पंजाब का डायलेमा है। सिंधी में बात करते हैं, हम अपने बच्चों को उर्दू सिखाते हैं और एक वक्त ये आता है कि पंजाबी बोल ही नहीं पाते। नहीं देखें, लेकिन आपके जो GT रोड के साथ जितने भी शहर हैं ना, वहाँ सब लोग पंजाबी बोल रहे हैं। ऐसे गुजरावाला में, गुजरात में, मंडी बहाउद्दीन में, हाफिजाबाद में आप चले जाएं। सिर्फ ये सराइकी बेल्ट का इशू है। सराइकी बेल्ट के लोगों को ना एक तो गुलामी की जंजीरें तोड़नी होगी, ठीक है ना, चंद घरानों से उनको आज़ादी हासिल करना होगी। टैलेंट की कमी नहीं है, क्योंकि मैं 20-22 साल से BZU में सराइकी बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप अपने रिवायात, रस्म और रिवाज से, कल्चर से मोहब्बत करो, ऑन करो अपने इस खत्ते को, और इसे ताल्लुक ना तोड़ोगे जी हमने यहाँ से पैसा कमा के लौट शिफ्ट हो जाना है। यार मुल्तान को आप इस काबिल बना दो कि मुल्तान में रहो अपना। मुल्तान, बहावलपुर और DG खान के अंदर आपकी रोही की जो ऑडियंस है इन तीनों डिवीजन के अंदर है। तो अपनी लाहौर की जो तो कहना ऐसा कह दी तख्त लाहौर दे, भाई आपने खुद अपने आप को उनको कैप्चर करवाया। कोई नॉम चॉम्स्की और न्यूटन नहीं है लाहौर में बैठे हुए लोग ये बाकी जगह पर। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे तो चूंकि इस खित्ते से ताल्लुक है, तो एक उनसियत भी है, और यहाँ के लोग एक्सेल करें, और एक्सेल उस वक्त करेंगे जब सेल्फ बिलीफ आएगा उसमें ना, और आप अपने आप को डिसोन ना करें।
ऑनरशिप देना जरूरी है। अच्छा, ये वाकई जैसे आजकल के हम बच्चों को देखते हैं ना, तो उनके अंदर थोड़े सा कॉन्फिडेंस की कमी हम देखते हैं कि अच्छा करना भी चाह रहे होते हैं, लेकिन बस कहीं ना कहीं फिर जो ना वो अड़ जाते हैं, यार इससे शायद हम आगे अच्छा कर नहीं सकते या बेहतर कर नहीं सकते ना। ये चीज उसकी वजह पता क्या है, कॉन्फिडेंस को आप ना इसको क्लास डिवीजन के साथ करेंगे। वो कहते हैं ना, जेदे अगर दाना उधर कमले भी से आने। अनफॉर्चुनेटली सराइकी बेल्ट में मेजॉरिटी जो लोग हैं ना, दे आर लिविंग हैंड टू माउथ। गुर्बत जो है ना वो आपका एतमाद छीन लेती है। नहीं सर, अब उसमें देखो अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लासेस, और दूसरा ये कि आपकी स्कूलिंग बड़ी मैटर करती है। जो आपका स्कूल सिस्टम है ना, आपको उसको बदलना होगा। जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, जब तक हम बेहतर नहीं करेंगे, मतलब आप बेहतरीन टीचर मुंतखब करें, वो टीचर जो है अवामुन नास को, चाहे किसी भी खित्ते के हों, उनमें कॉन्फिडेंस लेकर आए। कभी आपने सोचा है कि जो इस खित्ते में जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, यहाँ की जो मुख्तदर हल्के हैं, उनके बच्चे वेल कॉन्फिडेंट क्यों हैं? जब आपको डे 1 से अहकामात देने की प्रैक्टिस करवाएंगे ना, तो आप कमांडिंग बनोगे। बिल्कुल ऐसे ठीक है, हमारे यहाँ वो चीजें तो जब आप किसी कौम को ना सदियों तो गुलाम रखते हो ना, तो वो स्ट्रेस हो जाती है। ये पूरा फिनोमेना आपको समझना पड़ेगा। ये जो बेल्ट है ना, कल मैं इनको मुल्तान का विजिट करवा रहा था, तो मुल्तान तो बेचारा रहा ही हमलावरों की जद में। सिकंदर आजम से लेकर अब तक, सिकंदर आजम से लेकर पिछले 2000 सालों पर यहाँ पर कभी अफगानों ने हुकूमत की, कभी सिखों ने हुकूमत की, कभी अंग्रेजों ने हुकूमत की। उसके बाद जो अंग्रेज अपने एजेंट छोड़ गए, वो फिर आप पर काबिज हो गए। तो अच्छा, ये इतनी अच्छी गुफ्तगू चल रही है ना कि हमारे पास जो है ना वो टाइम बहुत कम पड़ गया है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे और बड़ी मजेदार गुफ्तगू रही। सर आपको भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।